स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और शुरुआत करते हैं HDFC लिमिटेड के नतीजों के साथ, क्योंकि नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी सुबह से अच्छे मूड माहौल में था और नतीजों के बाद थोड़ा और एक्टिव आपको होते हुए दिख रहा है। जहां तक HDFC लिमिटेड की सवाल है, क्या है इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डालिए नजर। मुनाफा 3700 करोड़ का है, हमारा अनुमान 3250 करोड़ के मुनाफे का था और पिछले साल का देखें तो 3180 करोड़ का था। तो मुनाफे में एक बहुत ही बड़ा आपने बीट आते हुए दिखा है। 3250 करोड़ के अनुमान के सामने 3700 करोड़ का आपने मुनाफा आते हुए दिखा है। तो वहां पर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन रही है जहां तक HDFC लिमिटेड का सवाल है। NII 4600 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। यह भी अनुमान से बेहतर है क्योंकि हमने 4300 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम का अनुमान लगाया था। पिछले तिमाही में 4065 करोड़ की थी। तो मजबूत नेट इंटरेस्ट इनकम, मजबूत मुनाफा, दोनों लिहाज से देखें तो स्ट्रॉन्ग बीट आपको आते हुए दिख रहा है, यानी कि अनुमान से काफी बेहतर लिख रहे हैं फर्स्ट कट में। अगर आप नतीजे देखें, जहां तक HDFC लिमिटेड का सवाल है, देखना पड़ेगा किस तरह की प्रोविजनिंग करी है, किस तरह के एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स हैं, बट जो फर्स्ट कट आते हुए दिख रहा है HDFC का वो अच्छा है। और अनिल जी भी हमारे साथ तैयार हैं। सर, HDFC अभी तक के नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, बाकी नंबर्स का भी इंतजार है, तो थोड़ा बाजार को सहारा देंगे और बाजार में भी थोड़ा एक्शन बना है। सर बताएं पहले इस समय की बड़ी बातें क्या और फिर बाजार पर आपका राय भी। 17,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी जहां खुला वहां पर लो बनाकर वापस से उस लोज को टेस्ट नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। और 17,000 17,050 जिस रेंज को हम लगातार कंजेशन जोन के तौर पर कह रहे थे कि पहली रुकावट की रेंज हुई है, उसे पार करने में भी मुश्किल आती हुई दिख रही। तो पूरी तरह से दोनों तरफ रेंज को सपोर्ट किया है मार्केट ने। पहली चीज तो ये हल्की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 36,000 के करीब है। यहाँ भी 36,000 के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जैसे 17,000 के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी कमोबेश वही हाल है। अच्छे सपोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी भी घूमा है और ऊपर के लेवल पर भी 36,100 को पार नहीं कर पाया, जो आज का इंट्राडे का स्टॉप लॉस लेवल का दिया है। तो वहीं पर है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता दिख रहा है। नुकसान जो है वो IT शेयरों में है, सबसे ज्यादा 2% बिकवाली वहां पर होती हुई दिख रही है और इंडेक्स 2% नीचे। लगातार हमारा जो व्यू है IT और मेटल सेल ऑन राइज है, वो आज भी आप देख सकते हैं ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी थोड़े नीचे, आधा से 1% तक की बिकवाली वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर है इस वक्त, 200 पॉइंट तक भी ऊपर गए थे, 225 पॉइंट तक थोड़े नीचे आए। यूरोप के बाजारों में आज संकेत एकदम फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट संकेत है और उसकी वजह बाजार भी फ्लैट है और बाजार के फ्लैट होने की वजह ये कि छुट्टी। तो यूरोप में आज छुट्टी है, एंजॉय कर रहे हैं यूरोप। हम भी कल करेंगे, चिंता की बात नहीं, लेकिन कल के साथ साथ आज भी एंजॉय कर रहे हैं दीप। जिस तरह से 1000 पॉइंट के डाउ में गिरावट दिखे और उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि बड़ा डर लगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो अच्छी बात यह है आज के सेशन में कि हमने ट्रेडिंग रेंज को होल्ड किया है। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है आपका, जो पहला इंपॉर्टेंट 16,875 16,950, उसी रेंज में सपोर्ट लिया है। 17,000 17,075 की एक छोटी सी रुकावट की रेंज है, इसको पार करेंगे तो ताकत का पहला संकेत मिलेगा। अगर 17,075 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो बहुत बढ़िया, आज के माहौल को देखते हुए 17,000 के ऊपर भी होता तो ठीक है, बुरा नहीं है। 16,950 के नीचे बंद होता है तो खराब है। ये आपके लिए क्लोजिंग निफ्टी की 16,900 तो सर इंट्राडे में 900 नहीं तोड़ा, 950 तो है, वो तो खैर डिफेंड कर लेता है। 900 ही नहीं तोड़ा आज तो, 850 तक भी नहीं गया, तो 900 भी होल्ड कर लिया। वैसे संकेत अच्छे। वही मैं बोल रहा था एक्चुअली सर, जो इनिशियल थोड़ी कमजोरी थी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, वो पहले आधे घंटे में बाजार ने नकार लिया और उसके बाद देखिए सर ट्रेंड तो अच्छा ही रहा और 17,000 के आसपास ही पूरा दिन बाजार ने बिताया। हाँ, वो जो कहते हैं कैंडल तो ग्रीन ही बन रही है। हाँ, कैंडल तो ग्रीन ही बन रही है इस समय एक्चुअली। करेक्ट। और बैंक निफ्टी में भी यही देखिए, बैंक निफ्टी भी एकदम परफेक्ट रेंज से घुमा है और अच्छी बात है कि 36,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 35,900 का है जी। और देखते हैं क्या कुछ होता है। 36,000 के ऊपर बंद हो तो और भी अच्छा है और 35,900 के नीचे बंद हुआ तो थोड़ी सावधानी बढ़ानी पड़ेगी, बस वो देखते हैं। तो ओवरऑल डेटा ठीक है। सबसे बड़ी बात अब आपको मैं बताऊं क्यों हम गिर नहीं रहे जी। कायदे से मूड माहौल को देखकर और बहुत लोगों ने सैटरडे संडे खराब भी किया होगा। करेक्ट, 250 नीचे खुलेगा, 300 नीचे खुलेगा, ये हो जाए। एक ही चीज है दी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, 0.95 का पुट कॉल रेशियो, 37% पर FIs की इंडेक्स लॉन्ग पर। रिटेल तो बेचता नहीं जी, और जो रिटेल लॉन्ग करके फंस जाता तो वो तो कहीं नहीं बेचता, बिल्कुल नहीं बेचता। बेचने वाले कौन है? और गैप से खुलने के बाद मुझे बताओ कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जिनमें हिम्मत है, पैसे होंगे, पैसे की बात नहीं कर रहा, हिम्मत है कि 150-200 पॉइंट निफ्टी नीचे खुले वहां से भी शॉर्ट करें, बहुत कम, गिनती के नहीं मिलेंगे। यस, तो फिर अल्टीमेटली लेकिन 150-200 नीचे खुलता है तो ट्रेड तो होता है, तो कौन करता है? ये करते हैं बड़े FIs।
तो ऐसे में अगर एफआईज के पास इंडेक्स में लॉन्ग की गिनती की है तो गैप से खुलने के बाद कहाँ बेचेंगे भाई? उल्टा लॉन्ग काटने का टाइम है वहां पे, आई मीन लॉन्ग बढ़ाने का या शॉर्ट काटने का टाइम है। बिल्कुल करेक्ट। सो ये एक बड़ी वजह की सीरीज की शुरुआत में हमारे बाजार बेहद हल्के हैं, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से भी, ओवरऑल पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी। और आपको याद होगा एक और चीज की थी, 85 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट पे हमने रोल ओवर किया है। ये मतलब दिसंबर 2020 के बाद सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रोल ओवर किया। अब इतनी निराशा का माहौल आज काम आ रहा है और यही हम तगड़े रोल ओवर के साथ चौड़े होके उतरते हैं तो पता चल जाता खाया पिया निकल जाता। करेक्ट है ना। तो कभी कभी खराब डेटा भी अच्छा काम कर जाता है। खराब इन द सेंस खराब तो नहीं, लेकिन मतलब कम कॉन्फिडेंस आपका काम आता है। तो बढ़िया बात यही है दीप के आज के सेशन में कि 16,800 16,900 की सपोर्ट रेंज को बाजार स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ दिख रहा है और कोई ऐसी बड़ी खराबी अभी तक होती नहीं दिख रही है। और वो भी तब जबकि अमेरिकी बाजार इतने खराब है, वो भी तब जबकि एफआईज के आंकड़े बहुत खराब आए, वो भी तब जब कल बाजार की छुट्टी है और वो भी तब जब 4 मई को फेड की पॉलिसी है। बिल्कुल, इतने सब तब लगने के बावजूद हम खराब नहीं है, ये ताकत है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ताकत दिखा रहा है बाजार और थोड़ा नतीजों का भी सहारा है। इंडसइंड बैंक के अच्छे नतीजे आए थे, एचडीएफसी के अभी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट वहां से भी आते हुए दिख रहा है। आइए नतीजों की बात निकली है तो मार्केट आवर्स में अब तक कौन से नतीजे आज आए हैं उस पर करते हैं चर्चा, एचडीएफसी के अलावा ऑफ कोर्स, और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर बाजार के लिए। आइए पहले कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है ये बताएंगे अरमान। गुड आफ्टरनून अरमान, बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ट्रिगर्स में आज निफ्टी के जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आने वाले हैं। एफ&ओ में आपके पास अलेम्बिक फार्मा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री आज जर्मन चांसलर ऑल्फ स्कॉल्स के साथ भी मीटिंग करेंगे और भारत का आज फेडरल फिस्कल डेफिसिट का डेटा भी आएगा। वहीं अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार में निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी लिमिटेड के नतीजे हैं। वहीं अगर एफ&ओ की बात करें तो वहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेज और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नतीजे आने वाले हैं और प्रधानमंत्री फिर डेनमार्क के पीएम के साथ भी मीटिंग करेंगे। और कल ही भारत में ईद के कारण छुट्टी रहेगी, वही सिंगापुर में भी, और चाइना का लेबर डे है, वहीं जापान का कॉन्स्टिट्यूशन डे है। वहीं अगर बुधवार की बात करें तो निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एफ&ओ में एबीबी इंडिया, दीपक नाइट्राइट, हेवल्स, ओरेकल फाइनेंस और रेन इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। और एलआईसी का आईपीओ भी 4 मई से खुलेगा जो कि 9 मई को बंद होगा। वहीं ग्लोबल की बात करें तो जापान और चाइना में हॉलीडे रहेगा। साथ ही यही पूरा ट्रिगर्स है इन तीनों दिन के लिए। तो छुट्टियों का सीजन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी बाजारों में भी आज देखिए कई सारे बाजार बंद हैं। कल हमारे बाजारों कुछ और बाजार बंद रहेंगे, वेडनेसडे को भी यही देखने को आपको मिलेगा। बट नतीजों की बात करें, कुछ खबरों की बात करें तो कुशल बताइए किस तरह का एक्शन है आज अब तक। बिल्कुल, तो एक्शन अभी रिजल्ट्स हेवी डे चल रहा है और कुछ कैश मार्केट के काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, उस पर मैं बात करूंगा। पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको दी है, कॉनकोर से के विनिवेश से जुड़ी हुई ये खबर है। इसमें सूत्रों के वाले से पता चला है कि यहाँ पर मेजॉरिटी कंट्रोल बेचने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है सरकार की तरफ से। तो सरकार का जो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ हिस्सा बेचने की जो योजना है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ज़मीन की जो लीज रेट घटाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर लीज रेट 6% से घटाकर 3% करने का तैयार है सरकार। तो यहाँ पर इस वजह से लीज की दरें अगर घटती हैं तो विनिवेश तेजी से आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट आईडीबीआई बैंक जो नंबर्स की मैं बात कर रहा था, नंबर्स देखिए स्टैंड अलोन तौर पर मुनाफा 500 करोड़ से बढ़कर 690 करोड़, साथ ही एनआईआई 3240 करोड़ से घटकर 2420 करोड़ पर आती हुई दिखी। हालांकि कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। जीएनपीए 20.56% से घटकर 19.14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आता हुआ दिख रहा है। प्रोविजनिंग भी 2400 करोड़ से लगभग 670 करोड़ पर अब आती हुई नजर आ रही है वाई बेसिस पर। शक्ति पंप्स कंसो मुनाफा 30 करोड़ से घटकर 22 करोड़, साथ ही लेकिन कंसो आई कंपनी की 320 करोड़ से बढ़कर 385 करोड़ होती हुई दिखी है। और हालांकि मार्जिन्स 15.6% से घटकर 9.4, तो ऑपरेशनली खराब नंबर्स हैं। रिकवरी दिखी है आइनॉक्स लेजर में। घाटा यहाँ पर 94 करोड़ का था पिछले साल, इस बारी केवल 28 करोड़ का घाटा रह गया है। वहीं आय 90 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ पर गई है और कामकाजी मुनाफा इनफैक्ट 98 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल यही आंकड़ा 14 करोड़ का घाटा था। सारेगामा इंडिया नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। मुनाफा 37 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़, साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 27.7 से 28.3% पर आई है। आय में भी 123 से 180 करोड़ तक का उछाल रहा है। द्वारिकेश शुगर स्टैंडलोन मुनाफा 48 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ आया है और आय भी लगभग ठीक ठाक है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल फोकस रखिए। कंसो मुनाफा 61 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ पर, आय लगभग 433 करोड़ से 591 करोड़ पर आई है। मार्जिन्स हल्के से घटे हैं 24.4% के
मुकाबले 23.7% पर। सीजी पावर भी नंबर्स अपने घोषित किए हैं। यहाँ पर भी नंबर्स के लिहाज से मिले जुले आप कह सकते हैं, क्योंकि मुनाफा घटा है और आय बढ़ी है। इनफैक्ट आप टीवीएस मोटर्स M&M के नंबर्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अप्रैल में जो बिक्री है 24% बढ़कर 2.95 लाख यूनिट्स रही है M&M। इनमें अप्रैल में कुल बिक्री 45,640 यूनिट्स पर आई है। पिछले साल के मुकाबले 25% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। मान इंडस्ट्रीज IOC से 807 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। इजी ट्रिप प्लानर्स फुल फ्लेजेड मनी चेंजेस में अब यहाँ पर RBI में इन्होंने लाइसेंस के लिए अर्जी दे दी है। साथ ही कोल इंडिया का जो अप्रैल का प्रोडक्शन है वो भी 28% बढ़कर आता हुआ दिखा है। अजंता फार्मा 10 मई को नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर बोर्ड बैठक करेगा। और अंत में शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे US FDA की जांच में 4 आपत्तियां जारी की गई है, जिसकी वजह से शिल्पा मेडिकेयर फोकस में है। तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आती हुई दिख रही हैं। सारे कामों के दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। जरा उस काउंटर पर भी रखिए नजर। आप रेडार पर तो हमेशा रहा है सारे काम जबरदस्त नतीजे आए सर, बहुत बढ़िया स्टॉक नतीजे। जिसको मतलब मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, रिकमेंड करना रह गया। यही लगभग भाव था। उसके बाद तो ये क्या क्या हो गया मेरे ख्याल से, बोनस सब कुछ हो गया। 4,000 रुपए तक पहुंचा था, 400-500 रुपए वाला। कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, आइए बढ़ते आगे, मुलाकात करते हैं सारे एक्सपर्ट से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, मुदित जी, किरण जी, आशु जी। हाँ, थक गया मैं। ओके, सबके सब हैं तैयार। स्वागत है आप सबका। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा कॉल है, पोजिशनल कॉल है, आज और कल के लिए नहीं है, 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए है। टाटा केमिकल बाय करना है, 103132 करंट भाव पे बाय करें। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है और ये स्टॉक लगभग 10% ऊपर है, फिर भी मैं बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके लिए पोजीशन कॉल दे रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होना चाहिए, 1000 के नीचे, और टारगेट भी बहुत बड़े हैं, 1150 1160 के टारगेट है। तो एक 8 से 10 से 12% की मूव अगले 1 से 2 हफ्तों में इसमें आ सकती है। तो यह है आपके लिए टाटा केमिकल पर खरीदारी करने की राय 2 हफ्तों के लिहाज से। आइए 2 हफ्तों के लिहाज से, लेकिन 2 जनों के लिहाज से राय ले लेते हैं। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है। चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक वही है जो सुबह सुबह मैंने पिक ऑफ द डे में दिया था। चार्ट कॉर्नर पिक है ITC, और ITC में खरीदारी की राय है। टेक्निकली पैटर्न बढ़िया है और अभी स्टॉक ने 263 के लेवल्स के ऊपर निकलने के लिए अटेम्प्ट भी करा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। जिस तरीके से ITC का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 270 271 तक इजीली जाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बाजार में जब कभी कोई आशंका होती है तब ITC आउट परफॉर्म करता है और बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। जिस भी भाव पर आप खरीदें, 3.5 रुपए नीचे, 3.5 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए 268 रुपए का, 268 का। इवेंचुअल टारगेट 273 का, 273 का। तो 273 के टारगेट के लिए ITC में हमारी खरीदारी कराएं। ITC किसी ने तो बाय कॉल दिया था, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। किसने दिया था सुबह बाय कॉल? बहुत किसी ने तो दिया था हमारे पैनल में, जरा किसने दिया था? बंसल जी, आप नहीं बोलोगे तो आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं चलेगा। लिखा हुआ है, पिक ऑफ द डे में लिखा हुआ है। तो पूरे बंसल जी की रिकमेंडेशन के बाद आज ITC इस खराब बाजार में 2 रुपए जोर से भागा है। 260 वाला 262 रुपए तक की दौड़ लगाता हुआ दिखा है। बंसल जी बधाई। नहीं अनिल जी, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। ITC तो संकट मोचन बना हुआ है। कठिन समय में अनिल जी आंखें बंद करके ITC को चूज कर लो। अरे कैसे बधाई, वैसा भूल गए क्या वो दिन? आशु सर को पूछो। बाय ITC एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200। ऐसे में 2 रुपए बढ़ गया। ये अपने आप में अचीवमेंट माना जाएगा। आप माने ना माने, हम आपको इसके अचीवमेंट में लिख के रहेंगे। लेकिन चलिए, ITC सबके लिए संकट मोचक होता हुआ दिख रहा है। तो आज के सेशन में एक बार फिर से खरीदारी की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। आइए, तैयार है हमारे साथ सुमित जी, उनके लिए बिल्कुल सुपरहिट शेयर का। बनाए सुमित जी।
अनिल जी मार्केट से एक सीमित दायरे में घूम रहे हैं, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो सेल साइड का रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 157 रुपए। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर गिरावट है। पिछले 7 से 9 दिनों में हर रोज ओएनजीसी में गिरावट देखने को मिल रही है और अभी रिसेंट के जो लोज बने थे वो ब्रेक हो रहे हैं। ओएनजीसी में मेरे को लग रहा है कि यहां से और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नीचे के अंदर जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के ऊपर वो 152 रुपए से लेके 150 रुपए तक के लेवल मेरे को लग रहा है ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है ऊपर में 160, 161 या 161 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 160 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के ओएनजीसी में बिकवाली करें। 152 रुपए से लेके 150 रुपए तक के लेवल इस हफ्ते में ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। ओएनजीसी का 155 का पुट अभी 5 रुपए 10 पैसे 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3.5 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7.5 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट 155 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स में 152 रुपए से लेके 150 रुपए तक के लेवल इस हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए, तो बिकवाली करें ओएनजीसी में। ओके, ओएनजीसी में करें बिकवाली। यह राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई बढ़िया, यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट कॉल आता हुआ दिख रहा है। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार है। आशु सर 17,000 पर निफ्टी है। पहले तो आपका मार्केट पे व्यू बनाएं, इस लेवल पे खरीदना है, बेचना है, नोटा का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई स्प्रेड है तो वो भी बता दीजिए। अनिल जी, उससे पहले मुझे आपको सबने मुबारक दी, बधाई दी, कंग्रेचुलेशंस भी किया। मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ कि ये अवार्ड तो मतलब अनिल जी मतलब नो ब्रेनर है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपको क्या अवार्ड में मतलब उतनी एक्साइटमेंट होती है या मतलब आपके लिए मतलब वे ऑफ लाइफ बन चुका है? हमारे लिए तो अनिल जी वे ऑफ लाइफ बन चुका है, आपके लिए बने ना बने, क्योंकि हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब कोई दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। प्लस ये बात भी अनिल जी पक्की है कि जो बोली कि मतलब हम्बल रहना है, कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है। तो अनिल जी, वे ऑफ लाइफ पे आपकी कैसी फीलिंग है? अच्छा एंकर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं आप। जिस तरह के क्वालिटी सवाल ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए खतरा है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा आशु सर, देखिए इसमें है ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ। 17 महीनों के अंतराल के बाद टीआरपी फिर से आना शुरू हुई। हर हफ्ते टीआरपी आती है, राइट। एक ज़माना था जब हम नंबर 1 नहीं थे तो हम टीआरपी नहीं चला पाते थे, जो लोग नंबर 1 थे वो चलाते थे। अब हम नंबर 1 हो गए। हमने 17 महीनों बाद जब आई टीआरपी तो हमने चलाई, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट शेयर 60% 62% तक पहुंच गया, चला दी। अब हर हफ्ते आती है और हर हफ्ते किसी समय आप 58% होंगे, किसी समय 60 होंगे, कभी 62 होंगे। लगभग 2-3 चैनल में होता क्या वही टीआरपी लगभग वही रहती। कभी बड़ा जंप आ जाएगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज लगभग उसके आसपास रहती। अब मेरी टीम पर मुझ पर बड़ा दबाव बनता है, बोले सर हर हफ्ते चलाते क्यों नहीं? मतलब अब क्या करना है चला के, अब चला दी एक बार हो गई, सबको पता है। तो ये अवार्ड को जो आप जो कह रहे हैं कि अवार्ड लेने में वाकई में खुशी होती है या वे ऑफ लाइफ है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें आपको पता है कि आप जैसे धोनी की तरह कोई भी मैच जीतो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, राइट। चाहे वो वर्ल्ड कप जीत ले, चाहे कोई आईपीएल का जीत ले, वैसा कई बार मेरे साथ भी होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारी टीम के लिए, आप जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पैनल है उनके लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये अवार्ड लेना और उसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। तो अल्टीमेटली अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपके दिल में खुशी लाती है, पॉजिटिविटी लाती है, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि आप पार्ट ऑफ लाइफ है और उम्मीद करें ईश्वर की कृपा रही तो ये पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा जब तक जिएंगे। इस तरह से कुछ न कुछ ऊपर से हमारे ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी तो कुछ न कुछ मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन इसलिए होता है कि टीम चाहती है। अल्टीमेटली ठीक है, हम एक सीनियर पोजीशन पर आ जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, लेकिन जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आशु सर एक और है, हम तो रोज टीवी पे दिख जाते हैं, लोगों को लगता है अनिल जी चैनल चला रहे हैं, अनिल जी काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो सब लोग काम कर रहे हैं उनका रिकग्निशन कब होता है? वो रिकग्निशन है इस अवार्ड में, जो पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम है हमारी, पूरी की पूरी, टेक्निकल से लेके प्रोडक्शन, सारी टीम में जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन सब के लिए, इसलिए उनके लिए ज़रूर है। थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी आशु सर, इसमें कोई डाउट नहीं, इस सफलता में आपका भी बहुत योगदान है। नहीं, थैंक यू सो मच अनिल जी, जो आपने बिल्कुल ठीक बोली, कैप्टन लीडर इज एज गुड एज हिज टीम, सो ये बहुत जरूरी है। सो अनिल जी, कमिंग बैक टू द मार्केट्स, 16,900 एक सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये टूट गया तो हम नीचे का लेवल भी देख सकते हैं और आगे पीछे करके टूट सकता है। तो अनिल जी आंसर हाँ है कि बिल्कुल टूट सकता है, क्योंकि बाजार में अनिल जी कोई अभी भी दम नहीं है। अब परसों का अनिल जी मार्केट है,
अब फेड रेट आप कहेंगे डिस्काउंटेड है, सब कुछ है, लेकिन अनिल जी कल की छुट्टी और परसों का आज लेके कौन जाएगा? तो मुझे तो आज भी लगता है कि मार्केट लोएस्ट या क्लोजिंग लोअर लेवल पे होनी चाहिए, कि कोई बाउंस बैक और शॉर्ट कवरिंग तो आनी नहीं चाहिए। अनिल जी दूसरी चीज एक और भी है, जैसे आपने कहा कि नीचे खुलने पे कौन शॉर्ट करेगा, नीचे खुलने पे अनिल जी लेगा भी कौन, क्योंकि सबने ऑलरेडी लिया हुआ है, कुछ ना कुछ सबके पास प्लस है। तो वो जो एग्जिट मिलना है अनिल जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी मार्केट है इसमें, नहीं तो अगर आप अगर डेटा या चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो हर 8 घंटे में या हर ओवरनाइट BTST, STBT, BTST, STBT, उसमें क्या हो रहा है जी, जो काम कर रहा है उसका डैमेज हो रहा है। तो मेरा मानना अभी भी सेम है बिल्कुल, कि किसी भी वजह से, चाहे डिस्काउंटिंग की वजह से, चाहे सपोर्ट लेवल की वजह से, चाहे कि और कोई नई खबर नहीं आई या शॉर्ट कवरिंग आ गई उसकी वजह से, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है, आप एग्जिट के चक्कर में भी नहीं पड़े। बढ़ते ही फिर हम एक्साइटमेंट आ जाएगी, फिर मेरे सारे चार्ट मुझे पॉजिटिव दिखने लग जाएंगे, फिर मुझे वो रिजल्ट अच्छे दिख जाएंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अनिल जी वॉर जो है जितनी लंबी चल रही है, जैसे मैंने बोला, इट कैन टेक एन अगली शेप, नहीं मुझे नहीं पता, बट कैन टेक एन अगली शेप, आंसर इज यस। तो अनिल जी ऐसे माहौल में अच्छा हो तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन अगर खराब और डैमेज हो गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, फिर वो इररिकवरेबल हो जाता है। दैट इज माई बिगेस्ट कंसर्न। तो अनिल जी 2 अपडेट्स हैं, नया कुछ ऐसा नहीं है। एक हमने हिंडाल्को की कॉल ऑप्शन दी थी बाय करने के लिए, उसमें स्टॉप लॉस हो गया है, और एक टाटा केम की एक पोजिशनल बाय कॉल थी अनिल जी, उसमें तो मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिजल्ट पे पूरा जैकपॉट लग जाएगा। तो टाटा केम बहुत अच्छा लगता है अभी भी, और जिससे बुक करना है तो अनिल जी प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इतना अच्छे गैप अप के बाद बुक करना चाहिए। तीसरा अनिल जी 16,900 की सपोर्ट को कंसिडर करते हुए परसों मैंने गियर स्प्रेड दिया था 17,300-100 का, 5 रुपए क्रेडिट में, उसमें 25 रुपए का भी लॉस चल रहा है, उसको भी रखना चाहिए क्योंकि 16,900 तक सेफ है। और अगर वेडनेसडे को जी मॉर्निंग में हम गैप अप खुलते हैं और अगर कोई नया डैमेज नहीं होता तो स्प्रेड में हमारे को बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ प्लेन वनीला बाइंग से तो इस स्प्रेड के थ्रू रहना चाहिए। और बाकी नहीं जी एक आध स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, बट ओवरऑल जो मैंने मार्केट शेयर की है कि मुझे बाउंस बैक पे निकलना है। नहीं जी मैं भी विशफुल हूँ, होपफुल हूँ, जो 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ नोटा है विद क्लियर कट व्यू के ऊपर जैसे जैसे जाएगा मुझे निकलना है, मुझे नीचे नया लेन नहीं करना है। ये ऊपर में धीमे धीमे हल्का होना है, ये व्यू है इस वक्त आशु सर का। आइए तब तक एक व्यू लिया जाए, मोदी जी से तैयार है मुनाफे वाले मुदित। मोदी जी बताएं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको आपकी पूरी टीम को, जिस तरह से आप अपनी पारी आगे बढ़ाए जा रहे हैं और दूर दूर तक कोई है ही नहीं सर। बहुत बधाइयाँ सर आपको। थैंक यू। बस दूर कोई हो ना हो, नजदीक होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और आप सब लोग इतने नजदीक हैं, दिल में है, तो फिर और क्या चाहिए। थैंक यू मोदी जी, बताएं सर। देखिए यहाँ पर बाय करके चलना है एमसीएक्स के स्ट्रक्चर पर बात करें तो अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1424 रुपए सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 1455 का, दूसरा टारगेट 1465 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। देखिए जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाया है, स्टॉक में हाई के बाद लगातार करेक्शन देखने को मिला, करेक्शन में कुछ कंसोलिडेशन हो रहा था, उस कंसोलिडेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अनिल जी एक चीज और नजर आ रही है, 8-9% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट में सुबह से जहां वोलेटिलिटी है, लेकिन स्टॉक अपने हाइज को होल्ड कर पा रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज लग रहा है कि यहाँ से कुछ अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 1455 से 1465 तक के टारगेट्स के लिए एमसीएक्स को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1400। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी एमसीएक्स में, ये है वो स्टॉक। और सुबह सुबह आज मेरे ख्याल से पिक ऑफ द डे में जेन साहब को भी पसंद आया था एमसीएक्स। 1455 1465 के टारगेट्स के लिए करनी है आपको खरीदारी, ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर रखना है आपको फोकस। आइए ढेर सारे स्टॉक्स हैं एक्शन में, वहां पर एक बार जरा फोकस करके एक एक स्टॉक पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि आज नतीजों के लिए आज से भी एक और बड़ा दिन है जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है और रिजल्ट्स भी जब आएंगे उस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक ये भी साथ साथ में थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, 0.1% की तेजी है। आशु सर, एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे दमदार आए हैं, अच्छे दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर, क्या है आपकी राय एचडीएफसी लिमिटेड पर? जो भी आप राय देंगे इनडायरेक्टली एचडीएफसी बैंक पर भी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का मर्जी रेशियो आ चुका है।
अनिल जी ऐसा कोई खास व्यू नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों की करेक्शन हुई है वो काफ़ी हद तक हो गई। और अगर आपको ध्यान हो, मैं बोलता था कि अगर मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आएगी, वो HDFC बैंक, रिलायंस और 3-4 स्टॉक हैं। और ये अनिल जी अगर IT में भी आती है, नए वाला कोई मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई लेन है, लेकिन दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि सबको पसंद आते हैं, तो अगर छोटी छोटी मूवमेंट के लिए करना है तो वो बेटर है। बट अगर प्राइस एक्शन से देखें तो अनिल जी रिजल्ट HDFC के आए हैं, लेकिन HDFC बैंक ज्यादा बेटर लग रहा है। आई मीन अगर टोटली आप डेरिवेटिव डेटा से देखें तो वो चीज है। बट अनिल जी टेक्निकली या लॉजिकली अभी ना मतलब एक छोटी सी रेंज के अंदर है, कोई व्यू नहीं है, मतलब कोई तेजी मंदी का HDFC बैंक और HDFC पे व्यू नहीं है। तो मतलब आप अनिल जी आप देखिए अगर HDFC का रिजल्ट आए और किस तरह की म्यूटेड मूवमेंट है, तो आप अपने आप में ये चीज बता रही है स्क्रीन पे कि कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। और रिजल्ट का तो अनिल जी उस दिन विश्लेषण फ्राइडे को मैंने मारुति के एक मतलब केस इन पॉइंट से कर दिया था। आज देखो मारुति कैसा बढ़िया घटा हुआ है। तो अनिल जी अच्छा आए तो कम घटेगा, तो सेम आए तो थोड़ा ज्यादा घटेगा, एक्सपेक्टेड आए और खराब आए तो बहुत ज्यादा घटेगा। अभी भी वही फिनोमिना चल रहा है रिजल्ट का, क्योंकि अनिल जी अगर अभी ये रिजल्ट आ रहे हैं तो अगर सारा इन्फ्लेशन जब प्राइसिंग होगा तो अगले रिजल्ट का इस वक्त मार्केट में डर बैठा हुआ है। हो सकता है वो डर मार्केट में अगले रिजल्ट के आने से पहले खत्म हो जाए, लेकिन वो कब तक कितना रहेगा ये नहीं पता। तो अनिल जी अगेन कमिंग बैक टू इट इज मोर ऑफ अ नोटा कि कुछ भी ना करो अनिल जी, अपने सबके पास पोर्टफोलियो इतना कुछ पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। बाकी अगर इनमें भी अगर एग्जिट मिलता है ऊपर में कहीं ना कहीं तो बिल्कुल निकलना चाहिए धीरे धीरे करके। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो आप तो मतलब ऐसा है ना, नोटा का इस्तेमाल कर रहे हो, हम तो उसको भी पॉजिटिव ही मान रहे हैं मार्केट पे भी। आप तो चाहे तो खुल के शॉर्ट कॉल भी दे सकते हैं, कौन मना करता आपको। जैसे सिमी जी हमारे पहले होती थी, आपसे मिलने के बाद बदल गई वो एक अलग बात है, नहीं तो पहले है ना शॉर्ट कॉल नहीं देती थी, सिर्फ नोटा। आज कुछ नहीं, जैसे हमारे सेठी साहब हैं सभी शॉर्ट कॉल नहीं देते हैं। तो अगर वो शॉर्ट कॉल नहीं भी देते, खाली नोटा भी इस्तेमाल करते तो हमें पता है व्यू क्या है। वैसे आप नोटा का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें पता है व्यू क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम नोटा से ही काम चला लेंगे। तो इस वक्त कुछ ना करने के मूड में आए हैं आशु सर। अच्छा, मुझे लग रहा है कहीं विरोध प्रदर्शन में आज आशु सर मूड बना के आएगा, आज कुछ भी हो जाए, कोई कॉल नहीं दूंगा, कोई व्यू नहीं दूंगा। लेकिन ठीक है, कभी कभी शांति बनाए रखना भी बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन ये HDFC बैंक पे एक बार जरा बंसल जी से भी राय ली जाए। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि HDFC का वर्स्ट इज ओवर। 1300 के नीचे अनिल जी स्टॉक नहीं जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले 1360 1365 के अराउंड चल रहा था, तो करेक्शन पे खरीदना चाहिए। और जो लोग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 1300 का ऑन क्लोजिंग बेसिस लगाना चाहिए। कवर्ड कॉल राइटिंग भी की जा सकती है। और ये जो अनिल जी बहुत मेजर लेवल है 1300 के जो जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इस ऑन गोइंग क्राइसिस में भी इसने 1300 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया था। और चांसेस हैं कि पूरे रिमेनिंग पार्ट ऑफ 2022 में ये 1300 के लेवल्स दोबारा से टेस्ट नहीं होंगे। तो करेक्शन पर HDFC बैंक पर खरीदारी की राय है। और साथ में अनिल जी गुजारिश है, अगर कतार में कोई नहीं है तो चार्ट कॉर्नर की बिगुल की गुजारिश है। क्या करें, बजा दे बिगुल। देखो इनको तो पता नहीं कि लाइन है या नहीं। हम चाहें तो कह भी सकते कि लाइन बहुत लंबी है, टाइम नहीं है, फिर कभी ऐसा भी हम कर सकते आराम से कर। लेकिन बंसल जी आप जानते हैं हम अनबायस्ड है, न्यूट्रल है, और आपके प्रति तो कभी आज तक पक्षपात हमने किया ही नहीं है ना। और किया भी होगा तो अच्छा वाला ही किया होगा। लाइन लंबी भी होगी तो इधर उधर से करके आपके लिए रास्ता निकाल दिया। तो कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। इस समय IT में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ये ITC, कोल इंडिया, NTPC ये सब स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक मूविंग एवरेज की रेखा से रिजेक्शन पाकर स्टॉक वापस ऊपर की ओर बढ़ रहा है और कोल इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को कुछ दिनों से। यहां पर अगर आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट है मौजूदा स्तरों के आसपास और बिल्कुल सपोर्ट का सहारा लेकर स्टॉक में तेजी बन रही है। तो ऐसी तेजी बहुत टिकाऊ होती है और साथ में काफी फास्ट भी होती है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 185 का स्टॉप लॉस रख रहा है। पहला टारगेट 195 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 203 रुपए का। तो 203 के टारगेट से कोल इंडिया में खरीदारी कराए।
ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, जिस पर आपको करनी है खरीदारी। इस पर रखिए नजर। एक्शन में आ रहा है, अभी अभी एक अच्छा स्पाइक कोल इंडिया में आपको बनते हुए दिखा है, इस पर रखिए नजर। एक जरा टाटा स्टील पर डालिए नजर, ये भी अच्छी रिकवरी के मूड में आपको आते हुए दिख रहा है और यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। तो टाटा स्टील पर रखिए नजर, कोल इंडिया में रखिए नजर। कमोडिटीज फिर से आपके मूवमेंट के लिए तैयार होती हुई दिख रही हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये काउंटर भी सुबह से काफी एक्टिव बना हुआ है और अभी भी खरीदारी दिखा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जरा किरण जी इसके चार्ट पर नजर डालें तो। आफ्टरनून दीप, अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। अच्छे करेक्शन के बाद वापस एक बार एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है और वो इम्पोर्टेंट डिमांड जोन जहाँ पे सप्लाई जोन है वो उसको क्रॉस करते हुए हम नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपको 1590 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है 5-6 दिनों में 1700 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पर रखनी है नजर। आइए, 2:30 बज गए हैं और वक्त है स्वागत करने का सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस बाजार में। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज 2 स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है। बिल्कुल, और कैश मार्केट्स में आज अच्छा एक्शन भी बना है। बताएं सर, पहला स्टॉक जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक टेक्सटाइल स्पेस से है। स्टॉक का नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICIL के नाम से ट्रेड होता है। 156 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। दीपांशु, आज सुबह मैंने एक टेक्सटाइल स्टॉक मेरे SPL मिड कैप सेगमेंट में शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे दिया था। SP अपैरल्स 370 के लेवल पे रिकमेंड किया था। 408 के हाइज करे हैं और अभी 396 का भाव है। मतलब 10% की तेजी आज के इस खराब बाजार में ऑलरेडी हो गई। और फिर कुछ दिनों पहले के मैंने 2-3 बार जिक्र कर दिया गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो फ्राइडे को 14% बढ़ के आज भी अभी 10% ऊपर है फ्राइडे के 14% के बाद। तो इस तरह की एक बहुत ही दमदार तेजी सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स में देखी जा रही है। तो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज एक सॉलिड कंपनी है, होम टेक्सटाइल सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है। करीबन 54 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और इनके रेवेन्यूज का 93% एक्सपोर्ट से आता है। यूएस है बड़ा बाजार, मेन मार्केट, 20% मार्केट शेयर है वहां के बेडशीट्स के सेगमेंट में। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। फिर आपके जिस तरह से मैं टेक्सटाइल सेक्टर पे बुलिश हूँ, हाँ हाल ही में इन्होंने गुजरात हेवी केमिकल्स जो GHCL है उसका भी जो टेक्सटाइल डिवीजन है उसको एक्वायर किया, तो उसका भी फायदा आना है। और बाकी जिस तरह के नतीजे हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के, उसको अगर एक्सट्रापोलेट करें तो मुझे लगता है जितने टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं इनके अच्छे नतीजे आएंगे। जो चाइना +1 की स्ट्रेटजी का जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 180 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 145 रुपए का। ओके, तो 180 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। इंडो काउंट, इस पर करनी है आपको खरीदारी। दूसरी कॉल बताएं सर। दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है आज का वो एक पेपर स्टॉक है। पेपर सेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है और वहां से मैंने पिक किया शेषाशाही पेपर को, जो कि अभी 205 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसका पहले टारगेट दे देता हूँ, 225 का टारगेट है, 195 का स्टॉप लॉस। ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर के सेगमेंट में काम करती है। हमने देखा पेपर के जो प्राइजेस है पिछले कुछ दिनों में बहुत एक जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। और मैंने अभी चैनल चेक किया, शायद 29 तारीख को भी पेपर कंपनीज ने अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं, तो उसका एक फायदा पूरे पेपर सेक्टर को होना है। फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी, एक जीरो डेट कंपनी है और पेपर की डिमांड और पेपर की जो प्राइजेस है दोनों का फायदा पेपर स्टॉक्स को देखने को मिलेगा। इस कंपनी में FIHDIs अराउंड 25% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एक अत्यंत कैपिटल है, 7% स्टेक उनका है। बाकी सॉलिड कंपनी है, मुझे लगता है पेपर स्टॉक्स भी यहाँ से अच्छे करने चाहिए, तो इस पे खरीदारी करने की सलाह है। और जैसे मैंने कहा टारगेट है मेरा 225 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए शेषाशाही पेपर, इस पर करें खरीदारी, और साथ ही इंडो काउंट, यहाँ पर करें खरीदारी। 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। तो कैश मार्केट में अच्छा एक्शन है, वहां पर रखिए नजर। कमोडिटीज पर थोड़ी रखिए नजर। 51,000 के नीचे सोना आपको फिसलते हुए दिख रहा है। 1.5% की गिरावट भारतीय बाजार में आपको सोने के दामों में आती हुई दिख रही है। गोल्ड इतना क्यों गिर रहा है? कोई खास वजह गोल्ड की? आई थिंक डॉलर की जो मजबूती है उसका फाइनली इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। क्योंकि पिछले हफ्ते एक्चुअली ट्रेंड रिवर्स हो गया था, दोनों साथ में ऊपर जा रहे थे, जो बहुत रेयरली होता है। अब आई थिंक डॉलर की स्ट्रेंथ का एक्चुअल यहाँ पर मूवमेंट। आशीष सर, सोना खरीदेंगे आप? इक्विटी पे तो मैं पूछ के थक गया। अनिल जी, बिल्कुल लेना चाहिए इस
नहीं यानी जी इस करेक्शन पे जरूर सोना लेना चाहिए, और ये जो ओवरऑल माहौल बन रहा है और ये डॉलर की जो अगर करेक्शन की वजह से अगर सोना मिलता है 50,000 के आसपास, तो अनिल जी बिल्कुल सोने में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। और जो जिस तरह की अनिल जी ग्लोबल हाई इन्फ्लेशन और ये जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, ये अगले कुछ महीनों में 1 साल 1.5 साल के अंदर गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, मतलब अच्छी अप्रिसिएशन हो सकती है। तो अभी अनिल जी हम ये सब ये डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अनिल जी देखिए हम ना अल्टीमेटली बात करते हैं कि आपने भी रिसर्च की कि जिन में जब फेड हाइक हुए हैं उसके अगले 3 महीने में 6 महीने में मार्केट क्या रही है, उससे पहले कहां तक जा सकती है अनिल जी, वो नहीं पता होता। तो आई थिंक अनिल जी वो डैमेज है, उसको मिटिगेट करना बहुत जरूरी होता है, उसको मैनेज बहुत करना जरूरी होता है। हम अल्टीमेटली तो बहुत सारी रिसर्च निकालते हैं कि जब वॉर हुई है उसके बाद कहा 6 महीने 1 साल के बाद क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है अनिल जी, वो चीज होती है। वॉर होने के बाद तो प्रॉब्लम क्या है अनिल जी, देखिए आज अगर हम बात करते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ पिछले 2 सालों में डीमैट अकाउंट खुले, लोग खुले, 11,000 करोड़ का सिप आ रहा है, तो जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन है, उतना ज्यादा हमने ओनरशिप बढ़ रही है। तो जब बढ़ रही है तो अनिल जी उसके लिए होता है कि जो नहीं होता ऐसी चीजें होती हैं तो वो इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है। पर अनिल जी अब तो मतलब दुनिया भर के इन्वेस्ट ऑलरेडी हुई है, तो उस चीज को इनकैश कराने के लिए या तो वो वॉर के 2 साल बाद की वेट करें, या फेड रेट के इंटरेस्ट रेट हाइक्स जब होते हैं उसके 2 साल बाद की वेट करें। फिर तो अनिल जी आपको मेरे को सुनना, टीवी देखना, हर घंटे अखबार पढ़ना, ये सब बंद कर देना, पर वो तो नहीं हो सकता। तो अनिल जी अगर हम शॉर्ट टर्म यूज लेते हैं तो अल्टीमेटली अनिल जी हर वक्त मतलब 22,000 21,000 25,000 हो जाएगा। कब होगा अनिल जी, कब क्वेश्चन है। आज अनिल जी आप इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबसे एक ना पर्ची पे लिखवा लो कि मार्केट क्या होगा, और कभी ना कभी अनिल जी और एक्सट्रीम लिखवा लो, और उसके बाद अनिल जी कभी ना कभी तो सब पर्ची खोल के बोलेंगे देखो मैंने ये कहा था ये हो गया। अनिल जी कब होना इंपॉर्टेंट बात होती है, होगा तो सब कुछ इस मार्केट में। वो फिबोनाची से पता चलता है, मुझे भी अभी हाल ही में पता चला, फिबोनाची से पता चल जाता है कि कब होगा, उसमें समय कुछ ऐसी टाइमलाइन आती है। कुणाल जी फिबोनाची से भी पता चलता है ना। अनिल जी एक साहब हैं अनिल सिंघवी जी, हाँ, जो अनिल जी 2:30 पर बताते हैं कि 3:05 पर निफ्टी का क्या लेवल होगा। तो अनिल जी उनसे पूछ के बताऊंगा अनिल जी। आशीष सर ये तो खाली मतलब 18,000 20,000 वाला नहीं बता रहे, ये तो खाली छोटा छोटा वाला बता रहे हैं। चलिए कभी न कभी तो होगा, बात तो सही है। अब ये यही वाली बात है कि कब होता है, पहले क्या होगा। हाँ पहले क्या होगा, पहले 16,000 या पहले 18,000, वो वाली बात है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। और वैसे एक बात तो कुणाल जी ने सही कही, क्या 2:30 बजे आप बताते तो हैं क्या होगा बाजार का, आप पूछेंगे तब तो बताएंगे, पूछो। पूछने का वक्त है, आइए देखते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। सर अच्छे मूड में डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर, सुबह से हम देख रहे हैं 125-150 अंक ऊपर है, एक बार के लिए थोड़ा और भी ऊपर चला गया था। नास्डैक फ्यूचर्स भी 4% फ्राइडे को नास्डैक फिसलने के बाद एटलीस्ट आज ठीक ठाक मूड माहौल में दिख रहा है। फेड की 2 दिवसीय बैठक कल शुरू होगी। आज वैसे यूएस में कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है इवेंट्स के हिसाब से। एशिया में तो ज़्यादातर बाजार बंद ही थे, तो वहाँ से कुछ क्यूज़ नहीं है। यूके के बाजार बंद है। यूरोप में अदरवाइज फ्रांस और जर्मनी से 1-1.5% की गिरावट है, तो थोड़ा वहाँ पर कमजोरी है। पर कच्चा तेल 2.5% नीचे है, ऑलमोस्ट 3% नीचे है। गोल्ड पर हमने गिरावट देखी है। रुपया भी रिकवर होकर एकदम सपाट हो गया। क्या करना है सर इस समय? क्या करना है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि शुरुआत के 30-35 मिनट बहुत देर मैंने आशु सर से बात कर लिया, मेरा भी नोटा जैसा बनने लग गया ज्यादा सुन के, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं बात ये नहीं है, बात है कि डेटा और कल की छुट्टी है बता रही कि जितना हल्का रहे उतना बेहतर है। परसों सोमवार के परसों आकर करें। पहले मैं आपको डेटा समझा दूं क्या इंपॉर्टेंट है। 17,000 जहां पर आप अभी निफ्टी को देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के पुट में है इस वीकली एक्सपायरी का जो गुरुवार को खत्म होगी। 77 लाख शेयर, जिसमें से 35 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। इस डेटा को देखकर आप ये थोड़ा भरोसा अपने आप पर कर सकते हैं कि 17,000 के नीचे आज बाजार बंद नहीं होना चाहिए। इस बात की संभावना पूरी है। बचे हुए समय में अगर 17,050 के पार निकले और टिके तो फ्रेश खरीदारी शॉर्ट काट के लॉन्ग करके जाना चाहिए। 16,900 के नीचे जाकर अगर टिके ट्रेड करता हुआ दिखे तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन और कम कर लेनी चाहिए। क्लोजिंग जो आपको होती हुई दिख रही है वो 16,950 के ऊपर होगी, इस बात की संभावना पूरी दिख रही है डेटा में। तो 50 पॉइंट का और क्वेश्चन रख लेना, हमको तो वैसे भी 16,950 के ऊपर की ही चाहिए, इसके नीचे जाने पर ही समस्या ज़्यादा है। तो बहुत खराब बंद होंगे इसकी संभावना कम है। हाँ, और इसलिए हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन वही वाली बात है कि
आजकल के मार्केट के मूड माहौल को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी भी है। पता चला एक दिन की छुट्टी में कल बहुत बढ़ गए, आज रात को, परसों वापस नीचे आ गए। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जैसा ट्रेड हो रहा है, तो 2 दिन की रिस्क रखने जैसा मार्केट है नहीं। फिर भी अगर आपकी है कुछ भी ट्रेड करने की इच्छा, तो हेज करके जरूर चलें। कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस लेकर या जैसा आपको जिस तरीके से हेजिंग समझ में आती है वो जरूर करें। प्रॉब्लम क्या है, पुट या कॉल खरीदेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम तेजी से गलती है, बहुत कम हो रही है। कल की छुट्टी के बाद परसों जब आप आएंगे तो अगर आपका फेवरेबल मूव भी होगा तो भी ऑप्शन की प्रीमियम आपकी कम हो जाएगी, आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो कुछ कुछ समय ऐसा होता है मार्केट में जब पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। उस समय जो पैसा बनाने पर फोकस करने के बजाय आपने पैसा बचा लिया तो समझो आपका बन गया। वही है, इस समय पैसा बचाना ज्यादा, जो बचा लिया वो आपका बन गया, है ना। सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्लियर है। तो पहली चीज तो ये एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो है 17,000 की 16,950 17,000 सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर आपके लिए 17,100 को पार करके टिकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि 17,100 पर 48 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो वो थोड़ी सी रुकावट का काम करेंगे। 17,100 पर पुट राइटर भी 33 लाख शेयर। तो ब्रॉडली रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी दिख रही है आज बचे हुए समय में, इसलिए। और रेंज भी बहुत बड़ी नहीं, 16,950 पे बाइंग आ जाएगी, 17,050 पे सेलिंग आ जाएगी, बीच में 17,050 पॉइंट में अगर एकदम परफेक्ट टाइम कर लो तो आप पैसा बना लो। तो ऐसा जब कौन सा जबरदस्ती है, शांति से बैठी। बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास आप हैं, 35,915 पर। 36,000 ही मेक और ब्रेक लेवल। 36,000 के पुट पर 21 लाख शेयर है, कॉल्स में 24 लाख शेयर है। 36,000 में कॉल राइटर ज्यादा खड़ा है, तो कोशिश ये है उनकी कि 36,000 के नीचे बंद हो बड़े समय बाद। तो 3 बजे तक आपको इसी लेवल पर फोकस करना है। अगर 3 बजे तक 36,100 पार करके टिक गए तो बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आ जाएगी। और 35,900 के नीचे टिके तो फिर आप 35,750 के आसपास भी जा सकते हैं और 150 पॉइंट कमजोर हो सकते हैं। तो 35,900 36,100 ये रेंज है। 3 बजे तक आपको इस रेंज को देखना है। निफ्टी में 16,950 17,050 इस रेंज को आपको देखना है। तो आज लेवल दोनों तरफ के हैं, 50-50 पॉइंट दोनों तरफ, 100-100 पॉइंट दोनों तरफ, ये डेटा में दिख रहे हैं। 35,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, 36,500 के ऊपर बंद नहीं होंगे। डेटा क्रिस्टल क्लियर है और ज़्यादा इस डेटा में कोई ऐसा साफ नजर नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या करना चाहता है। कुणाल जी के लिए 3-5 का कोई लेवल दे दिया ना कुणाल जी। 16,950 17,050 रेंज लेवल के बजाय रेंज दे रहा हूँ आज, और 35,900 36,100 ये बैंक निफ्टी की रेंज है। इस रेंज के किसी भी एक तरफ 3:05 तक पहले निकल जाए वो डायरेक्शन में फिर बड़ा मुंह आने की संभावना। चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा अनिल जी, नोटेड अनिल जी, लेवल्स आर नोटेड। ओके, तो कुणाल जी कह रहे हैं कि चलेगा निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी कुणाल जी। अनिल जी दोनों चलेंगे अनिल जी, समय आएगा इनका भी अनिल जी। इसको कहते हैं मीडिया की तरफ से मेरे वो बहुत सारे लोग बोलते हैं मीडिया ने मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का ये मैंने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा जो मैंने बोला वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कुणाल जी ने बोला चलेगा, मैंने उसको निफ्टी के साथ लिंक कर दिया। ये कलाकारी सिर्फ हम कर सकते हैं। जी आशीष सर। अनिल जी, आपने जो अभी एक बात बोली ना कि मतलब पैसे बचाने बहुत जरूरी हैं। अनिल जी, ये नोटा है, जब मैं एक पर्सनली अपना मतलब शेयर कर रहा हूँ, नोटा है तो अनिल जी ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई कॉल नहीं है। अनिल जी अभी स्क्रीन पे देखे मेरे को, मतलब आपको पता है कि शॉर्ट की कॉल तो आप आंख बंद करके भी 2-5 शेयर आराम से निकल आते हैं अपने पास, और अगर इतनी नीचे में यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है उसके लिए भी कुछ अच्छे स्टॉक होंगे। लेकिन अनिल जी ये मार्केट ऐसी है कि अगर आप सही जाएंगे तो पैसे आपको कम मिलेंगे, और अगर गलत जाएंगे तो चोट ज्यादा लगेगी। तो अनिल जी ये डिसिप्लिन, मेरा पर्सनली मानना होता है, ये डिसिप्लिन होता है कि राइट में पैसे ज्यादा मिलने चाहिए और रॉन्ग में पैसे कम लगने चाहिए। तो अनिल जी वो उस बेसिस पे मैं नोटा करता हूं, ना कि ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे कुछ या डेटा से कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अनिल जी कल परसों क्या होगा, धीरे से आगे अगर कुछ उल्टा कॉल हो गया तो हम तो कह देंगे कि नहीं इसका स्टॉप लॉस हो गया। अनिल जी मेरा तो मुंह हिल जाएगा और सामने वाले का लॉस लग जाएगा। मैं तो अनिल जी हम तो फिर भी कह देंगे, कुछ लोग तो ये भी नहीं कहेंगे कि स्टॉप लॉस हो गया। तो अनिल जी मेरा नोटा का पर्पस ये होता है कि सही जाने पे पैसे कम मिलेंगे और गलत जाने पे पैसा ज्यादा लगेगा। तो वो डिसिप्लिन मैं फॉलो करता हूं अनिल जी, और इसलिए सही जाने की खुशी कम होगी और पैसा जाने का मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। तो इसलिए अनिल जी मेरे को मतलब एक अपनी वो ट्रेट है, तो इसीलिए मैं नोटा यूज करता हूँ ज्यादा, जब भी करता हूँ। बिल्कुल। तो बाजार तो जैसा आप सर कह रहे हैं यही है, इस समय लॉस मेंटेन करना या लॉस को कम करना बेटर है। कैपिटल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि कंपल्सिवली ट्रेड करने पर। आइए किरण जी के पास चलते हैं, उनकी अगली कॉल है तैयार। किरण का कमाल।
बताएं किरण जी। दीप, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहा हूँ। कैनफिन होम्स में 650 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 25 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस 18 का होना चाहिए और टारगेट 36, 39 के देखने को मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते का व्यू लेना चाहिए। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि कैनफिन होम्स में इधर से मुझे लगता है कि 680, 690 के टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे। 650 का छोटा सा बैरियर है, पर जिस तरीके से बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक आज उभर रहा है, मेरा मानना है कि 650 इजीली क्रॉस करेगा और 680 और 690 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा 1 से 1.5 हफ्ता मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन की स्ट्रेटेजी से ये रणनीति बनानी चाहिए। तो ये आपके लिए कैनफिन होम्स, जिस पर आपको करनी है खरीदारी, 650 का कॉल खरीदें, 25 रुपए के लेवल पर रहेगा। आज का स्टार परफॉर्मर रहा है और आज का स्टार इंटरव्यू भी हमारा हुआ था मैनेजमेंट के साथ। और अनिल जी, आपने सुबह एक वादा किया था, एक पिक्चर आप ट्वीट करने वाले थे इस इंटरव्यू के बाद। वेंकटेश प्रसाद के साथ आप बात कर रहे थे, जो इंटरव्यू में सर से बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यस, आपने याद दिलाया। आज मार्केट बंद होने के बाद बाद में, मतलब अभी तो मार्केट चल रहा है तो ठीक है। अच्छा, याद में भूल गया था वापस। तो कैनफिन होम्स का जो हमने इंटरव्यू किया, मैनेजमेंट बड़े कॉन्फिडेंट हमने कहा भी था कि किस तरह से कर्नाटक के सारे जो प्लेयर है, कर्नाटक की बेंगलुरु हेडक्वार्टर वाली कंपनी देशभर में है, बहुत ही फंडामेंटली फैंटास्टिक कंपनी है जी। और क्या पोर्टफोलियो इनका, लोन पोर्टफोलियो, काफी तारीफ है, जोरदार। आइए, जोरदार है सुमित जी सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। हाँ जी, बैंकिंग स्टॉक में एक स्टॉक जिसको मैं कंटिन्यूसली बहुत टाइम से सेल में दे रहा हूं। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 117 रुपए, 117 रुपए 10 पैसा। स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है। मार्केट के बाउंस बैक में ये बाउंस बैक देता नहीं है और गिरने पे नए लोज लगाता है। अभी भी आप देखिए, आरबीएल बैंक नए लोज पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंट के लोज जो लगे थे वो ब्रेक हो रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 8 से 10 रुपए का फॉल दिखाने को तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस सेल साइड में यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है। 120, 121 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 121 के स्टॉप लॉस से आरबीएल बैंक को यहाँ पे सीएमबी पे सेल करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 112 रुपए का पहला टारगेट, 110 रुपए का दूसरा टारगेट। जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर ये लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो आरबीएल बैंक में बिकवाली करें। 121 का स्टॉप लॉस, 112 से 110 का टारगेट होगा। 112 110 के टारगेट। सुमित जी, और कुछ नहीं मिला आपके पास बेचने के लिए? थोड़ा और मतलब अच्छी प्राइस वाले बड़े बड़े भी तो होंगे। अनिल जी, एक्चुअली मार्केट बहुत स्टेबल चल रहा है। थोड़ा सा मूव आया ना तो बड़े वाले सेल दूंगा। हाँ, क्योंकि मतलब एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स पे पहले बाय और पहले सेल, मतलब जब भी घूमे स्टॉक उसके पहले सेल देना, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ घूमे से पहले बाय देना, सुमित जी की कलाकारी है ये। तो आइए, फिलहाल आरबीएल बैंक पे एक टेक्निकली शॉर्ट कॉल सुमित जी की तरफ से। आइए अब मुलाकात करते हैं बसिन साहब से। बसिन साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो मार्केट आउटलुक 17,000 के आसपास ही बाजार थोड़ी रिकवरी की कोशिश तो कर रहा है, क्या करना है सर? सर, मार्केट ग्रीन में बंद होएगी और परसों खुलेगी बहुत जोर से, तो तैयारी कर लो। जो बॉटम बनना था बन गया। रियल लेवल पे मुझे नहीं लगता ये आज और कल में कोई ऐसी घबराहट है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर डिस्काउंटिंग ऑल द मूव ऑफ द फेड, तो यू विल बी कॉट ऑन द रॉन्ग साइड इफ यू आर इस भाव पे शॉर्ट मत कीजिए। तो अगर आप हैं तो ऑप्शन लेके चलिए, बट बाय कॉल्स, बिकॉज दिस इज मार्केट इज सो माने इतनी ज्यादा इसमें पेसिमिज्म है कि मैं सिर्फ अपसाइड देख सकता हूं। और दोनों इंडेक्सेस पे मैं इस पे आपको जिक्र करूं, अल्ट्राटेक के रिजल्ट, मारुति के, टाटा केमिकल के, एचडीएफसी के, सब लाजवाब हैं। तो आप कहें तो अब मेरे पे 2 या 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर आपकी पिक्स। तो सुबह आपको सेल दिया था, देखिए स्टील के सारे शेयर न्यू हाईस पे मार रहे हैं। सेल भी सेल इज अ नो ब्रेनर। 106 से 108 का भाव, 92 का स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है। डोंट वरी अबाउट सेल में और पैसा डालिए। दूसरा पिक है सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आपने देखा है कि एरोनॉटिक्स हैल इज गेटिंग द बिगेस्ट डिफेंस ऑर्डर, और मुझे कोई दो राय नहीं, ये शेयर 2000 जाएगा। अभी तो 1580 में लीजिए, स्टॉप लॉस हो 1530, 1730 का टारगेट, 10% की तेजी। और तीसरा मदरसन सुमी, आप देखेंगे कि मदरसन के नंबर्स और उसकी जो आउटलुक है पीएलआई इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर बिजनेसेस, दिस स्टॉक इज अ नो ब्रेनर एज 132.5, 133, स्टॉप लॉस ऑफ 129, 145 to 148।
पिछली बारी जब आपको 133 में दिया था, फ्राइडे को 142 बिका है, अब वापस वही लेने वाली रेंज है 42-43, इसमें कल ही आ जाएगा। तो तीन स्टॉक है सेल, एक तो सुबह वाला वो फिर से खरीदना है, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो मोदी जी ने हाल बोला लेकिन इसका नाम फाइनली हल ही रखा गया है, ये खरीदना है आपको 1730 के टारगेट के लिए, 132 133 में खरीदना है। मदरसन सुमी 129 के स्टॉप लॉस के साथ 145 148 के टारगेट के लिए, ये है आपके लिए खरीदारी की राय। धन्यवाद वसीम साहब, परसों सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात और इस बीच 3 बजे के पहले जो लेवल आपको चाहिए था 36,100 का वो पार करता हुआ निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट हैं तो शॉर्ट न रहें, ये ध्यान में रखिएगा। निफ्टी पर एक ब्रेकआउट के संकेत इंट्राडे में आ चुके हैं और बैंक निफ्टी में 17,050 17,075 के ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ भी हो रही है और 17,075 के ऊपर तो परफेक्ट ब्रेकआउट 17,150 के लिए बनेगा ही, वैसे भी एक बार संकेत दे दिया और साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने भी दीप 36,100 के ऊपर संकेत तो दे दिया। बढ़िया मोबाइल सर, शानदार शानदार, चलिए बढ़िया, बड़े आगे। अच्छा, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे नाक। बताएं कुशल, आज का स्टॉक। आज के लिए स्टॉक है EIH लिमिटेड यानी कि ईस्ट इंडिया होटल्स। आप देखिए इनके नंबर्स जो हैं बुधवार यानी कि 4 तारीख को आने वाले हैं और शानदार नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट 1949 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद आप देखिए लगातार कंपनी ने प्रोग्रेस किया है और खासकर आप देखिए यहाँ पर ओबरॉय, ट्राइडेंट जैसे प्रीमियम होटल्स जो हैं, जो ब्रांड्स हैं, उसको ये ऑपरेट करती है और मैनेज भी करती है और साथ ही आप देखिए यहाँ पर इनका क्रूजेज में भी इनका ऑपरेशंस है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आगे बड़ा रीओपनिंग प्ले रहेगा, इसको फायदा मिलेगा। इंडियन होटल्स की भी हमने सालाना आधार पर रिकवरी देखी, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जबरदस्त नंबर आने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट रूम रेंट में आप देखिए औसतन 30 से 35% की बढ़त हमें देखने को मिली थी, जिससे कि कंपनी को बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि इनकी कुल 33 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं जिसमें लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो 5000 रूम्स है। तो आप दीजिए अगर 30 से 35% का एवरेज रूम रेट, औसत रूम रेट अगर बढ़ेंगे तो इनकी अर्निंग्स और रियलाइजेशंस में आपको काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और आई थिंक इसी कॉन्फिडेंस के साथ FIS भी इसमें खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। 2.83% से जो लास्ट ईयर मार्च 21 में थी, इस बारी मार्च 22 की होल्डिंग 3.75% हो गई है। तो क्लियर कट कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब आते हैं नंबर्स पर। आए आप देखिए सालाना आधार पर तो बेहतरीन रिकवरी की हम एक्सपेक्टेशंस लगा ही रहे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सालाना आधार पर बात कर लेते हैं। 216 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 450 करोड़ रुपए की अर्निंग्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। यही नहीं, एबिटा के लेवल पर आप देखिए घाटा था 24 करोड़ का, 132 करोड़ रुपए के मुनाफे में यह तब्दील हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, 49 करोड़ के घाटे के मुकाबले 78 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है और इस बारी नेगेटिव से पॉजिटिव मार्जिन होंगे और 29.3% के मार्जिन एक्सपेक्टेड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मार्जिन के लिहाज से 23% थी पिछले क्वार्टर में और इस बारी ऑलमोस्ट 6.3% बढ़कर 29.3% पर रहेगी। आय के फ्रंट पर भी 365 से 450 का आंकड़ा और मुनाफे के लिहाज से भी केवल 38 से 40 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, इस बारी यह आंकड़ा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखेगा 78 करोड़ पर। ओके, तो यह है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए एक्शन है भरपूर। EIH लिमिटेड नतीजे आएंगे परसों, राइट? यस, परसों आने वाले हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट से पहले एक बार बता दूं कि 10 की कमाई के तौर पर कुणाल जी, राकेश जी ने भी इस स्टॉक को दिया था टारगेट 200 रुपए के आसपास के, जहां तक मुझे याद है अच्छे से, और होटल स्टॉक से बुलिश भी है। बंसल जी बुलिश हैं आप इस पर? अनिल जी सुपर बुलिश। अनिल जी ये स्टॉक 2018 के एंड में काफी चर्चाओं में आया था जब रिलायंस ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाया था और तब सब लोग घुसे थे। स्टॉक काफी समय से करेक्टिव फेज के अंदर है और इस फेज के अंदर इस स्टॉक ने मतलब इंडियन होटल ने तो पहले ब्रेकआउट दिया था, प्री कोविड हाइस के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है 200 रुपीज प्लस के। अनिल जी यहाँ पर टारगेट्स हैं और इन स्तरों पर ब्लाइंड बाय है, डाउन साइड कैप्ड है और ये भी गोली की तरह भाग जाएगा। तो आंखें बंद करके इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएस मार्केट, इरिस्पेक्टिव ऑफ फेड में वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर 200 रुपीज के लेवल देखने को मिलेंगे, तो ओवरवेट खरीदारी की राय है EIH पर। यह है आपके लिए इस समय EIH जहां पर आपको करनी है खरीदारी।
रेडार पर रखिए, एटलीस्ट अभी रिएक्ट कर रहा है, नतीजे आएंगे कमाई करेंगे हिसाब से। बट इन्फो एज, इस पर भी करिए फोकस, क्योंकि बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कंपनी पर, जो आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। $325 मिलियन इसका निवेश ये करने वाले हैं 3 फंड्स में, और टेमासेक के साथ ये निवेश करने वाले हैं, यानी कि टेमासेक और इन्फोएज जुड़कर $325 मिलियन या फिर $32.5 करोड़ आप कह सकते हैं 3 फंड्स में डाले जाएंगे। और ये फंड्स इन्फोएज के ही फंड्स हैं, आईई वेंचर फंड फॉलो ऑन, आईई वेंचर इन्वेस्टमेंट फंड और कैपिटल 2B फंड। और ये एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स में निवेश करेंगी, नई स्टार्टअप्स में निवेश करेंगी, और ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए निवेश किया जाएगा जो आगे जाकर नए कारोबार और बन सकते हैं। तो बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना इन्फोएज की तरफ से आ रही है, और टेमासेक को ये पार्टनर लेकर आए, 50-50 करके ये निवेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ये 3 नए इन्वेस्टमेंट फंड्स तैयार कर रहे हैं सर। ये बड़ी खबर है दीप भाई इन्फोएज के लिए, क्यों है मैं बताऊं आपको। दो तरीके से देखिए। पहली चीज तो टेमासेक कौन है वो समझिए। टेमासेक है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ओनर है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय बाजारों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट। पहली चीज तो ये समझिए, बिल्कुल ठीक है। तो पैसे हैं उनके पास ढेर सारे, हाँ। ठीक है। अब उनके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो वो इन्फोएज के पास क्यों आ रहे हैं, ये जॉइंट वेंचर 50-50 का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्फोएज के पास है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज किस तरह की? स्टार्टअप्स में पैसा लगाने की। कितने सारे स्टार्टअप्स, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, बहुत सारे और भी हैं जो उन्होंने कुछ बना के बेच दिए। ये सारे बड़े बड़े ऐसे नौकरी, ये सारे इन्फोएज के हैं। तो इन्फोएज की खास बात क्या है कि वो अर्ली लेवल पर स्टार्टअप में पैसा लगाती है, बड़ा बनाती है, बड़ा बनाने के बाद उसकी लिस्टिंग ये वो जो भी करना, वैल्यू अनलॉकिंग करती है। तो इन्फोएज ये काम करने में माहिर है। सो ये जॉइंट वेंचर टेमासेक से भी पैसा लाएगा, इन्फोएज के पास भी पैसे की कमी है नहीं, अब तो बहुत सारे पैसे इनके लिस्ट होकर बने हैं। तो ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स में बड़ा पैसा लगाएंगे। और इसमें स्टार्टअप्स में ये सबसे बड़ी खास बात है, कोई जो स्टार्टअप आपका चल पड़ा वो 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, कितना गुना पैसा बना कर देगा वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, 10 में से 4, 5, 2, 3 फेल भी होते हैं, लेकिन जो फेल होते हैं वो वन टाइम होते हैं, और जो बना कर देते हैं वो कई टाइम्स बना कर देते हैं। ये कहानी है। सो ये इस लिहाज से इन्फोएज जो ये टाइप करने जा रहा है, ये टाइप बहुत बड़ा है। तो $175 मिलियन, $175 मिलियन, तीनों ही लगभग ये समझ लिए 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है दोनों कंपनियों का मिलाकर, जिसमें 1250 करोड़ रुपए के आसपास रफ फिगर में बता रहा हूँ, जो टेमासेक और इन्फोएज दोनों मिलकर इन स्कीम में डालेगी। तो कुछ और नया बढ़िया बेहतर पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी इन्फोएज की, जो आने वाले सालों में इनके लिए बड़ा काम करता हुआ दिखेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है दीप। तो ये है इन्फोएज का स्टॉक कैसा दिख रहा है आज? है 2.5% नीचे तो है आज के सेशन में, मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए यहाँ पर हल्की फुल्की कमजोरी है। आइए, मूड माहौल निफ्टी बैंक का सुधरता हुआ दिख रहा है। 50 अंक की हरियाली आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। तो बैंक निफ्टी ग्रीन में आता हुआ दिख रहा है इस वक्त, ये आपके सामने है। तो ये है क्लियर कट तेजी की तरफ का व्यू। 3 बजने वाले हैं, उससे पहले जल्दी से नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। बताएं नितिन जी। अनिल जी, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की जगह हम एचडीएफसी बैंक पे फोकस कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 3-4 दिन पहले भी मैंने 1370 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड की थी। अभी हम 1400 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहे हैं, जो 34 रुपए पे है, 34 रुपीज पे है, जिसका आज का लो 25 रुपए का है। तो स्टॉप लॉस आप 23 रुपए का रखना चाहिए आज के लो के नीचे। और टारगेट जो अभी 34 में लेंगे, इसका टारगेट 50 से लेके 55 तक हो सकता है। अब एचडीएफसी बैंक में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आज नहीं बढ़ा है, बट रोलओवर जो हुए हैं वो लॉन्ग रोलओवर्स हैं, और रोलओवर्स के बाद से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और आज बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आने में एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा ट्रिगर मुझे एचडीएफसी लिमिटेड से दिख रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड में 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो आज रिजल्ट भी है एचडीएफसी लिमिटेड के। कुछ पॉजिटिव ट्रिगर हमें एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी के रिजल्ट से मिल सकता है, और काफी ओवरसोल्ड कंडीशन में एचडीएफसी बैंक है, इसलिए हम एचडीएफसी बैंक की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन है 1400 पे, जहां पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट भी है, वो लेवल भी ब्रेक कर रहा है स्पॉट लेवल में। तो कुल मिला के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर दिख रहा है, तो एचडीएफसी बैंक की एट द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं।
ओके, तो 1400 की कॉल खरीदें HDFC बैंक की, इस पर नितिन जी की राय आ रही है और यह थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। 1.5% ऊपर HDFC बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। HDFC के नतीजों के बाद यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। नितिन जी, बैंक निफ्टी फिर कैसा देख रहे हैं? पॉजिटिव हो गया सर आपके बात करते करते? देखिए, बैंक निफ्टी में आज रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी, और वो मेनली HDFC के वेटेज से आ रही है, क्योंकि HDFC का 60% वेटेज बैंक निफ्टी में है। तो कुल मिला के अगर व्यू बैंक HDFC पे पॉजिटिव है तो मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी रिकवर करना चाहिए और बैंक निफ्टी वापस 36,600 36,700 की तरफ जाना चाहिए यहाँ से। तो मेरा व्यू बैंकिंग में यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। आज गैप डाउन होने के बाद नीचे से बाइंग है, रिकवरी है, तो पॉसिबल है कि 36,600 36,700 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकती है। तो 36,600 36,700 की तरफ बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट कर सकती है, ये आपको रखनी है नज़र। और बैंक अगर HDFC बैंक मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में भी सहारा आएगा। तो HDFC बैंक और बैंक निफ्टी दोनों पर रखिए नज़र। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। तो HDFC बैंक 1400 की कॉल खरीद कर जाएं, ये है नितिन जी की राय। इस समय बड़े वाले कुछ मूव्स आते हुए दिख रहे हैं कई सारे काउंटर्स में, और अब तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो गया है, तो वहां पर रखिए नजर। बैंक्स और फाइनेंशियल्स इस समय ज्यादा अच्छे एक्शन में आ रहे हैं, बट मेटल्स में एक्शन हो रहा है। टाटा स्टील की हमने बात करी थी, नैल्को देखिए ये मूवमेंट दिखा रहा है, 1.5% ऊपर नैल्को इस समय आते हुए दिख रहा है, और यहां पर एक वर्टिकल स्पाइक अभी अभी बना है। मुदत जी जरा देखें नैल्को का चार्ट सर। देखिए बिल्कुल सपोर्ट के पास है नेशनल एल्युमिनियम, और बस यही बोल सकते हैं 102 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में पहले ही आएगा 111 अगर निकाल दिए तो फिर उसके बाद 119 रुपए तक के अपसाइड मूव नैल्को में नजर आते हैं। तो यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, अगर पोजीशन है 102 के SL से होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नैल्को जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़े मूव आती हुई दिख रही है। नैल्को, टाटा स्टील, सेल, इन तीनों मेटल काउंटर्स को अपने रेडार पर रखिए, कुछ ना कुछ तो एक्शन यहां पर हो रहा है। एक्शन ऑटो काउंटर्स में है, बट आज थोड़ी सुस्ती आती हुई दिख रही है चुनिंदा काउंटर्स में। ऑटो सेल्स आने के बाद कैसी रही है बिक्री के आंकड़े, अनुमान के मुताबिक किस तरह की रही है प्रदर्शन, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए किस तरह के रहे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए ऑटो बिक्री आंकड़ों में अप्रैल के महीने के जो आते हुए दिखे हैं उसमें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का अच्छा प्रदर्शन रहा है लार्जली, और साथ ही टाटा मोटर्स इन स्पेसिफिक इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, दोनों ही पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी अनुमान से थोड़े कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। 1,55,000 यूनिट्स हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1,50,661 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है। हालांकि टाटा मोटर्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स में 40,000 के अनुमान के मुकाबले 41,587 यूनिट्स कंपनी में बेचने में सफलता प्राप्त की है। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प अगेन यहाँ पर खराब साइड पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए अप्रैल महीने में जो बिक्री आंकड़े आए हैं 4,50,000 यूनिट्स का अनुमान था हमारा, उसके मुकाबले 4,18,622 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड यहाँ पर भी थोड़े से धीमे होते हुए दिख रहे हैं। 62,155 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, 65,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। और हाल फिलहाल लेटली जो बजाज ऑटो के भी नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अनुमान से कमजोर साइड पर जो है आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो लार्जली टू व्हीलर स्पेस ने अंडर परफॉर्म अप्रैल महीने की बिक्री में करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स जो कुल सीवी बिक्री है 27,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, 30,838 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। आइशर मोटर्स यहाँ पर भी बेटर देन एस्टिमेट्स, 5,525 यूनिट्स अनुमान, 4,200 यूनिट्स का। अशोक लेलैंड 11,847 यूनिट्स का अनुमान था, और उससे थोड़ा सा इनफैक्ट हमारा जो अनुमान था 11,500 यूनिट्स का था, तो उससे भी बेटर प्रदर्शन रहा है। और अंत में ट्रैक्टर्स में एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर है। तो लार्ज जो बड़े व्हीकल्स हैं जिसमें कमर्शियल व्हीकल स्पेस और ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। हालांकि टू व्हीलर स्पेस से खासा निराशा देखने को मिली। तो टू व्हीलर से थोड़ी निराशा देखने को मिली है, और बड़ी सीवीज है, हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वहां से आपने अच्छा प्रदर्शन देखा है, और इसलिए हम देख भी रहे हैं टू व्हीलर काउंटर्स आज थोड़े सुस्त हैं। बजाज ऑटो भी थोड़ा फिसला ही हुआ है। किरण जी, बजाज ऑटो के चार्ट पर कोई राय सर? 4,000 के लेवल तक अच्छी रैली बनी, अब थोड़ा करेक्ट हो रहा है। बजाज ऑटो मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न अभी लगभग सपोर्ट्स पे आ गया है। हमने कहा था लगभग 3,900 4,000 के आसपास के लेवल्स टेस्ट होंगे, वो टेस्ट हुए 3 दिन पहले, और उसके बाद हम वापस एक बार करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि 3600 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी। 3600 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखे। 3600 के नीचे की क्लोज से हमें लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने की सलाह दूंगा, शॉर्ट पोजीशंस लेने की सलाह नहीं होगी। ओके, तो शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह नहीं है,
बट थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा हुआ दिख रहा है बजाज ऑटो का। तो देखते हैं 3600 के सपोर्ट पर टिक पाता है या नहीं। बट टू व्हीलर्स की बात निकली है तो हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आने वाले हैं। आइए एक बार जानते हैं कुशल से क्या है बाजार का अनुमान, कैसे रहेंगे नतीजे। आपने बता तो दिया थोड़ी टू व्हीलर बिक्री उतनी अच्छी नहीं रही है, अप्रैल के ऑटो बिक्री के आंकड़े दिखे भी, बट जनवरी से मार्च की परफॉर्मेंस कैसी रही है? यहाँ पर भी धीमापनी देखने को मिला है दीपांशु। स्पेसिफिकली अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, जिसका बड़ा तबका जो है सेल्स का वो रूरल एरिया से आता है, वहाँ पर दबाव खासा आता दिख रहा है क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स पर यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट रूरल एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है, जिसका इम्पैक्ट इनकी कुल वॉल्यूम में आप देखिए करीबन 24% लुढ़कती हुई नजर आई है, जिस वजह से कंपनी की आय में 12% की गिरावट के साथ 7,655 करोड़ रुपये आने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफे में और ज़्यादा दबाव है, 25% गिरकर 918 करोड़ की हमारी एक्सपेक्टेशंस है और इसका सीधा असर मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आएगा क्योंकि रिलेटिवली जो प्राइस इंक्रीज होती हुई दिखी है वो कमोडिटी इन्फ्लेशन से कम रही है। इस वजह से 14.1% पिछले साल थी मार्जिन, इस बारी 12% की मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से भी 26% की कटौती की एक्सपेक्टेशंस हैं। 655 करोड़ रुपए पे कंपनी अपना ओवरऑल मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। बट डेफिनेटली आगे के लिए यही देखना है कि कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन क्या है और कितनी प्राइसिंग इंक्रीज करने की इनकी FY23 में योजना है। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आएगी। वागले साहब कोई राय 2500 के नीचे हीरो मोटोकॉर्प पर? सर दीपांशु, इसको लेना है अगर एज अ ट्रेडर तो मैं 2500 के ऊपर ही लूंगा, लेकिन शॉर्ट करने की भी सलाह नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीक है, हल्का सा करेक्टिव है। मेरा मानना है कि 2430-40 के लेवल भी ब्रेक नहीं करेगा और 2500 के पार इसमें मोमेंटम आना चाहिए, फिर ये 2600 तक जा सकता है। 2-3 हफ्तों के व्यू लेंगे या मे बी 1 आध महीने का व्यू लेते हैं तो लगभग 2800 तक का टारगेट इसमें आ सकता है 1 से 1.5 महीने में। तो मोटोकॉर्प देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस ये पुल अप कर सकता है इस समय। स्टॉक थोड़ा एक्शन में रह सकता है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प दोनों पर आपको रखनी है नज़र इस समय के लिए। एक स्टॉक और जहां पर रखनी है नज़र वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। सुबह हम बात कर रहे थे 10% नीचे अभी भी ये बना हुआ है, तो बड़ा ब्रेकडाउन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखाए सुबह से। सुमित जी, एक जस्ट डायल पर आपसे राय लेनी थी। नतीजों के बाद यहाँ पर 5% की गिरावट आई है, जरा इसके बारे में बताएं सर। दीपांशु, और गिरावट आ सकती है। स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल ही रही है। 200 DMA लेवल्स भी टूटे हैं। स्टॉक के अंदर 800 रुपए का लेवल टूटने के बाद 750 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। तेजी स्टॉक के अंदर बनेगी जब भी 850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही इसके अंदर तेजी आएगी, नहीं तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। सो बाइंग अवॉइड करके चलने का सलाह रहेगा। तो ये है आपके लिए जस्ट डायल। नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन इस पर आते हुए दिखाई देखते हैं। एक जमाना था जस्ट डायल पे कुछ डायलॉग हुआ करता था सुमित जी का, सुमित जी भूल ही गए। अच्छा, जब वायदा कारोबार में हुआ करता था ये शेयर डायलॉग था। हाँ, वायदा कारोबार में होता था। हाँ, नहीं वायदा कारोबार का याद है, सुमित जी का डायलॉग नहीं पता। हाँ। आशीष जी सुन के बहुत खुश होंगे। सुमित जी बताओ। अनिल जी बिल्कुल एकदम आपको सही याद आ गया टाइम पे। बहुत डायलॉग है और कंटिन्यूसली इस पे सेल दिया था। जस्ट डायल के लिए जब भी डायल करे सेल करे। आशीष जी विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी मुझे बिल्कुल याद है, और जब ये डेरिवेटिव्स में होता था तो सुमित ये डायलॉग बोलता था, और मुझे लगता है कि अनिल जी सुमित की ये जो कविता वाली जर्नी शुरू हुई है ना, कहीं वहीं से इंस्पायर हुई है, और वो मतलब शुरुआत थी। तो अब जो कविताएं बनने लग गई हैं कॉल्स के साथ, वो वहीं से शुरू हुई थी। वो हो सकता है आप एक एंकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंकर बन भी जाएं, कितने अच्छे बने ये पता नहीं, लेकिन एक अच्छे जर्नलिस्ट आप कभी नहीं बन पाएंगे आशु सर। अगर आपने ये मान लिया कि सुमित जी को कविता की इंस्पिरेशन सिर्फ इस तरह के जस्ट डायल से मिली हो, किसी न किसी को डायल करने से मिली होगी। ऐसे सुमित जी इतने भोले वाले हैं नहीं जो आप सोचते हैं। कविता के लिए तो अलग ही तरह की इंस्पिरेशन चाहिए। हमारी तरह ह्यूमर लाना हो तो इंस्पिरेशन आपसे ही मिल जाती है हमें तो, लेकिन कविता के लिए तो कुछ न कुछ है ना सुमित जी। नहीं जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई मानेगा। कुणाल जी से पूछते हैं। कुणाल जी बताइए सही है कि नहीं। अनिल जी 100% सही है अनिल जी, और कई बार अनिल जी रॉन्ग नंबर भी लगे ऐसा लगता है।
लगता है गलती से कुणाल जी तक भी फोन पहुंचा है सुमित जी का। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। विश्वेश जी तैयार है हमारे साथ फोन लाइन पर। फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करते हुए विश्वेश जी आपके लिए एक बेहतरीन कॉल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, काफी समय बाद कुछ क्लियर डेटा बना है तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ। बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन जो भी 410-15 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है उसको खरीदना चाहिए। और अगर ये 380 तक नीचे आता है तो भी ऐड करना चाहिए। अनिल जी देखिए, आज नीचे ओपन हुआ और एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ मैसिव सेलिंग ऑन अर्थ, लेकिन हमारा मार्केट वो रेंज बाउंड है। तो आज 36,000 के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी में मेजर राइटिंग हुई है। और अगर अभी भी आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो वहाँ पे 17 लाख शेयर है। और निफ्टी के 17,000 के कॉल में अनिल जी ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट 17,000 कॉल ऑप्शन में 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मुझे लगता है अनिल जी ओवरऑल जिस हिसाब से लोअर लेवल से बाइंग आई है, बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड सर्ज आना चाहिए। मेटल्स भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे मौजूदा स्तरों पे। 380 तक मिले तो भी ऐड करिए। 320 का स्टॉप रखना है अनिल जी इसमें, और मुझे लगता है अपसाइड में 500 और 560 के टारगेट रहेंगे। 500 और 560 दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन 410-415 रुपए के आसपास खरीदना है इसी वीकली एक्सपायरी का। 320 का स्टॉप लॉस लगाकर तो बैंक निफ्टी पर बुलिश होते हुए हमारे विश्वेश जी भी 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। 3:05 पर दीप देखिए, दोनों ही इंडेक्स 17,050 के ऊपर और 36,100 के ऊपर टिकते हुए। तो जो एक 3-5 के पहले का एक थोड़ा ऊपर की तरफ का मुंह चाहिए था वो मिल चुका है। तो मजबूत क्लोजिंग के पूरे आसार। और एक और चीज जो दीप देखनी चाहिए वो ये है कि जो डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, अब 180 पॉइंट ऊपर। एब्सोल्युटली। तो दिन के हाई पॉइंट की तरफ डाउ फ्यूचर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं और दिन के हाई पॉइंट की तरफ बाजार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए टाटा स्टील जो स्टॉक है मजबूत 2%। आने वाले हैं नतीजे कल, छुट्टी के दिन नतीजे आएंगे। छुट्टी के दिन सर शाम को आएंगे आराम से, मतलब आप आराम से देखोगे कल नतीजों को ऐसा इन डिटेल में। इन डिटेल। तो बताएं पहले अनुमान। सर अनुमान मिले जुले नतीजों का, क्योंकि देखिए आपको टॉप लाइन में ग्रोथ नजर आ रही है, कंपनी का मुनाफा है, यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिन्स की चिंता है। खासतौर पर अगर आप देखें तो कोकिंग कोल यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा डंटा है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनके जो मार्जिन्स हैं वो पिछले साल 28% के थे, अब घटकर केवल 23% हो जाएंगे। लेकिन बिक्री के लिहाज से, कीमतों के लिहाज से ये तिमाही काफ़ी बढ़िया रही है। तो टॉप लाइन में करीब 40% की बढ़त का जो है हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और कामकाजी मुनाफा भी जो है आपको 13% बढ़ता हुआ नजर आएगा। एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो कंपनी के कुल मुनाफे में जो है 18% की ग्रोथ नजर आएगी। करीब 9,000 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और खासतौर पर एक बात और है कि भारतीय इकाई के मुकाबले यूरोपियन ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर आपको जो है प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिलेगा, जिसके चलते एबिटा प्रति टन डॉलर के लिहाज से देखें तो 248 से बढ़कर 262 रहेंगे, यानी यहाँ पर भी देखें तो 6% की ग्रोथ नजर आएगी। नतीजे मिले जुले रहेंगे। ओके, तो नतीजे रहेंगे मिले जुले टाटा स्टील के और स्टॉक है मजबूत। मूड माहौल के विपरीत देखिए सेल ऊपर आ गया, टाटा स्टील ऊपर आ गया, तो थोड़े थोड़े मेटल स्टॉक मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। चार्ट पर क्या संकेत है किरण जी? नतीजों के पहले रिस्क भी है भाई साहब, देख लेना, कल छुट्टी है, रिजल्ट है, खरीदना है, बेचना है, या आपने ऐसा क्या गुनाह किया जो मैं आपको नोटा का इस्तेमाल ना करने दूं? नोटा अनिल जी, पर चार्ट पैटर्न अभी भी अच्छा है और डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि थोड़ी सी रिस्क लेके आपको लॉन्ग पोजीशंस ही रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 1275 के आसपास का रहना चाहिए। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और ऊपर में मुझे लगता है 1325, 1330 के इनिशियल टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए अनिल जी। ओके, तो ये आपके लिए मेटल काउंटर्स में जो हम थोड़ी देर पहले एक्शन देख रहे थे, और अब टाटा स्टील इन पर्टिकुलर इस पर रखिए नज़र, क्योंकि एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है और मूव भी अच्छी आ रही है। अब देखते हैं यहाँ से ये और ऊपर जाएगा या नहीं। सेल नाल्को पर भी आपने खरीदारी देखी थी। KEI इंडस्ट्रीज, मुदित जी इसका चार्ट देखें, सुबह से एक्टिव है, अभी भी मूव दिखा रहा है, कोई राय इस पर सर? ठीक है, कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक और 1270 के ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 1330 1350 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। ओवरऑल अगर यहाँ पर भी पोजीशन है होल्ड करके चलेंगे 1210 के स्टॉप लॉस के साथ। 1270 के ऊपर इस काउंटर में बड़ा ब्रेकआउट आएगा, 1330 से 1350 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पोजीशन है 1210 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलेंगे।
तो ये है आपके लिए राय जहां तक KEI इंडस्ट्रीज का सवाल है। चंबल फर्टिलाइजर सुबह कोरोमंडल पर हम अच्छी मूव देख रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया भी था। अब चंबल फर्टिलाइजर की बारी है और इस पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा देखें इसका चार्ट सर। देखिए चार्ट अच्छा है, पूरे इस स्पेस में हम तेजी देख रहे हैं दीपांशु। और चंबल की बात करें तो नीचे के लेवल्स पर हम देख रहे हैं रोजाना नीचे जाता है स्टॉक और फिर ऊपर आकर के बंद होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि स्टॉक बेस बना रहा है। तो यहां पर चंबल में बेस बनता दिख रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, एक स्टॉप लॉस रख लें 445 रुपए का। इसमें मोमेंटम बनेगा जब ये स्टॉक 470 को पार करेगा, 470 के ऊपर ये रुकेगा नहीं, और मुझे लगता है कि 500-512 के लेवल्स आपको दिखाएगा, तो 470 के ऊपर खरीदारी कराएं। पर रखनी है नजर LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर भी एक मूव आती हुई दिख रही है। वागले साहब जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देखें सर, 390 का लेवल क्रॉस करते हुए। दीपांशु, मेरा मानना है 400 के ऊपर ही स्टॉक में मोमेंटम आएगा, फिर एक 20-30 रुपए की मूव वही दिन में आ सकती है। ये आज 400 क्रॉस करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं आज इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, कल देखते हैं। रिकमेंड नहीं करेंगे, कल देखते हैं। बट टाटा इस पर रखिए नजर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, और नजर रखिए चंबल फर्टिलाइजर। टाटा पावर, सुमित जी आपके पास आ रहा हूं इसके साथ, क्योंकि ये भी डेज हाई पर आ गया है। आई थिंक 6 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं, बट थोड़ा मोमेंटम टाटा पावर में भी आज आया है, क्या राय देंगे सर? लोअर लेवल से बाउंस बैक तो देखने को मिला है दीपांशु, लेकिन बाइंग इसके अंदर 252-253 के ऊपर बनेगा। 252-253 के ऊपर फ्रेश बाय बनेगा, जिसके अंदर 270-75 के टारगेट फिर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने बाय करा है वो होल्ड कर सकते हैं, और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो 252-253 के ऊपर करें। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 238-240 पे बनेगा। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए टाटा पावर पर भी राय इस समय। तो कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिख रहे हैं, वहीं पर आपको रखनी है नजर। आइए, बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। पहले तो जो सुबह 17,100 की कॉल आपने खरीदवाई थी गैप डाउन के बाद, उस पर अपडेट दें, क्योंकि अच्छी रिकवरी निफ्टी में आई है। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स लीड कर रहा है, बट क्या करना है उस कॉल का इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड अनिल जी। दीपांशु, 17,100 का कॉल के टारगेट्स तो आ चुके हैं, हमने प्रॉफिट बुक करने की वहां पे सलाह भी दे दी है। 86 पर और 76 ये तो लेवल्स पर बाय करने को कहा था, अगर किसी एक से ज्यादा लॉट खरीदना था तो। एंड 126 का जो टारगेट था, 130 का हाई लगा चुका है दीप वहां पे। तो दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये रेंज अच्छी खासी होल्ड आउट कर रही है निफ्टी में। आई मीन ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,350 385 मे बी ब्रॉडली अबाउट दैट लेवल 17,400 फ्यूचर्स के लेवल सारे बता रहा हूँ, ये लेवल शायद आपको देखने मिल सकते हैं। ट्रंकेटेड वीक है, रिस्क हो सकता है, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस देना चाहूंगा। यहाँ पे 17,070 चल रहा है स्पॉट, 17,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे आप 54 पर, अभी 54 रुपए पर 17,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे निफ्टी का। 5 मई की एक्सपायरी का हीरो जीरो कॉल रहेगा दीपांशु, बिकॉज 53-54 पर अगर आप खरीद रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 0 रख सकते हो। जनरली हम 40-45 पॉइंट्स का हम रिस्क स्टॉप लॉस देते हैं, बट यहाँ पे 54 पॉइंट्स का होगा, दैट इज फाइन। ऑन दी अपसाइड दीपांशु, जो यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो पहला टारगेट इसका निकल कर आ रहा है दीप, वो थोड़ा छोटा सा है, रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपका 1:1 के करीब बनेगा, 104 का है। एंड दूसरा टारगेट 136 का बन रहा है, सो 104, 136 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे निफ्टी 17,250 का कॉल। और अगर पॉजिटिव सरप्राइज आ गया दीप ओवर द वीकेंड, यू नेवर नो, 17,400 हो गया तो आपको तो जबरदस्त मूवीज में और भी बड़ा देखने मिल सकता है, इफ दैट हैपेंस ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ। तो एक हीरो जीरो कॉल के तहत आप इसको ले सकते हैं। 17,250 सुबह 16,950 के करीब 17,100 की कॉल खरीदवाई थी जय ने, अब 17,050 के करीब जय कह रहे हैं कि 17,250 की कॉल ना जय? परफेक्ट दीप, 17,250 के स्ट्राइक का ही कॉल खरीदना है 54 पर। तो 17,250 की कॉल खरीदें, ये आपके लिए आ रही है जय ठक्कर की तरफ से राय। इस समय रिकवरी के मूड में है पूरा बाजार और बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट है, 100 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने से बस कुछ ही पॉइंट्स दूर है, 2 बार दिन में अटेम्प्ट कर चुका है, ये तीसरा अटेम्प्ट है इस समय।
देखते हैं कि निफ्टी पॉजिटिव में आता है कि नहीं, बट बैंक से ज़बरदस्त सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी हैं जो इस समय अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बजाज फिनसर्व देखिए, इस पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। महिंद्रा हॉलीडेज यहाँ पर 465 करोड़ से बढ़कर 542 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है इस समय, नतीजों के बाद स्पाइक आते हुए दिख रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज में आय 465 करोड़ से बढ़कर 542 करोड़ की यहाँ पर महिंद्रा हॉलीडेज की आपको आती हुई दिख रही है। और नतीजे आते ही, कुणाल जी एक बार जरा चार्ट पुल अप कर दीजिए सर, नतीजे आते ही एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, 10 करोड़ के घाटे के मुकाबले 16 करोड़ का मुनाफा भी यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी दिखाती है लगभग 80 करोड़ की, और घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है। 10 करोड़ के घाटे के सामने 16 करोड़ का मुनाफा। कुणाल जी, महिंद्रा हॉलीडेज रिएक्ट कर रहा है नतीजों पर सर? देखिए उम्दा चार्ट है दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। 265 रुपए के आसपास कुछ कंजेशन चार्ट पर नजर आता है, अभी 263 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 265 के ऊपर अगर आज का क्लोज आता है तो स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर बहुत संभावना है कि आपको यहां 285 290 के लेवल्स भी देखने को मिले। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें, इन स्तरों पर खरीदारी से बचें। 265 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर इस पर खरीदारी की राय। तो 265 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब खरीदारी की राय आएगी, बट फिलहाल 2.5% का स्पाइक अच्छे नतीजों के बाद महिंद्रा हॉलीडेज में आ रहा है। आइए ये हमारा नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे का स्टॉक भी था, जिसमें हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था, और देखिए नतीजे तो दमदार महिंद्रा हॉलीडेज के आते हुए आपको दिख ही रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ और नतीजों के बारे में। टाइटन, इसके नतीजे आने वाले कल। अरमान बताएं कैसे रहेंगे टाइटन के नतीजे? आय जो है, नतीजे में देखा जाए तो जो आय है टाइटन की, आय में आपको दिखेगा 3% का थोड़ा कट दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि जो पहले जो था वो हाई बेस था। वहीं अगर आप इबिट्टा की देखेंगे तो इबिट्टा बढ़ के आने का अनुमान है। उसका कारण भी ये है कि अगर आप ज्वेलरी की आय देखेंगे वहाँ पर तो 4% की गिरावट दिखेगी, पर जो दूसरे सेगमेंट है जैसे वॉचेज हुआ या आई केयर हुआ, वहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख सकती है। उसके कारण इबिट्टा है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। और वहीं मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी 11% से बढ़कर लगभग 14.5% आने का अनुमान है। और अगर मुनाफे की बात की जाए तो मुनाफा 529 करोड़ से बढ़कर लगभग जो हमारा अनुमान है वो 742 करोड़ आने का अनुमान है, जो कि लगभग 40% की ऊंचाई पर है। और इसी के चलते जो बाकी कारोबार है वहां पर बेहतर प्रदर्शन के कारण मार्जिन और प्रॉफिट सब में बढ़ोतरी दिखेगी। तो अच्छे नतीजे आने वाले हैं। करेक्ट। रेवेन्यू को थोड़ा छोड़ दें जिसका मेजर ज्वेलरी का है, उसके अलावा अच्छे नतीजे हैं। वेडिंग सीजन था, ज्वेलरी सेल्स उतनी अच्छी नहीं रही है, इसका मतलब जनवरी मार्च तो यूजुअली वेडिंग के हिसाब से अच्छा क्वार्टर रहता है। होनी तो चाहिए। मैनेजमेंट ने जो बिजनेस अपडेट दिया है उसमें ये बोला है कि जो ज्वेलरी की आय है उसमें 4% की कटौती आई है वाई आधार पर। ओके, तो चलिए ठीक है, महंगा होगा सोना इसलिए लोगों ने कहा ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन आजकल थोड़ा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्चुअल ज्वेलरी से बढ़िया बनने लग गई है। वो भी है। हाँ, करेक्ट सर। और वो ऐसी भी बनती है 1 ग्राम ज्वेलरी, ऐसा मतलब 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम की। 2 ग्राम मेरे फादर का वही। अच्छा 2 ग्राम का। अच्छा हाँ, मतलब ओनली 2 ग्राम गोल्ड। अच्छा, और उसमें ओवरऑल उसमें, हाँ, okay. और उसमें पूरी ज्वेलरी तैयार। तो क्यों फालतू में 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम का वो 10 तोला 5 तोला का ऐसा ले, 2 ग्राम में काम हो जाता है। तो वो नया सिस्टम है, अफोर्डेबल सिस्टम है। तो फर्क तो पड़ता ही है ना। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि इसमें एक चीज बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो अगर आपने मतलब कोई ऐसी, अरमान बताएंगे, अरमान का तो फैमिली बिजनेस है, तो देखो किसने पहनी उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर किसी बहुत पैसे वाले ने 1 ग्राम वाली 2 ग्राम वाली ज्वेलरी पहनी है तो ऐसा लगेगा इसने तो ओरिजिनली पहनी होगी। और किसी ने कम पैसे वाले ने अगर ओरिजिनली पहनी है तो लोग डाउट करते हैं ओरिजिनल है कि नहीं। ये सब भी होता है। अरे क्या क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पूछो बंसल जी से, बंसल जी होता है कि नहीं होता पंजाबी शादियों में ऐसा? अनिल जी बहुत होता है। अनिल जी पंजाबी शादी में अगर एक लेडी दूसरी लेडी से 2 बार पूछ ले कि ये असली है तो फिर वो अनिल जी रिप्लाई सुनने वाला होता है। अनिल जी वैसे सभी शादियों में होता है, खाली पंजाबी नहीं, राजस्थान में भी शादी में सब होता है। तो ये तो है ही कॉमन फिनोमेना। तो थोड़ा ज्वेलरी की शायद सेल जो है कम हुई हो। तो चलिए टाइटन के नतीजे कल देखेंगे किस तरह के आते हैं, उस पर रहेगा फोकस। 3-20 वाला काम 3-20 हो गया। आइए अनिल से लेते हैं उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
बढ़िया मूड है सर। देखिए 170 अंक ऊपर डाउ है, आधा परसेंट ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स आधा परसेंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और कच्चा तेल गिर कर रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है। थोड़ा कमोडिटी कूल ऑफ अक्रॉस आप देख रहे हैं, रुपया भी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है सर। एटलीस्ट उस लिहाज से हमारे बाजार भी रिकवर तो अच्छे हुए हैं। अब क्या करके जाए? देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको बाजार के डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाकर ट्रेड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट का अंदाज़ा लगाना है कि क्या 16,900 के नीचे खुलेगा, यानी कि 200 पॉइंट नीचे तो मुझे चलेगा, और क्या 17,300 के ऊपर खुलेगा तो मुझे चलेगा। अगर 200 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन के लिए आप अपने तैयार हैं, मतलब अपने फेवरेबल नहीं, अगेंस्ट वाले, फेवरेबल के लिए तो हर आदमी तैयार है, लेकिन आप सोच के तेजी करके सोच के जाओ और 200 नीचे खुल जाए, या मंदी कर सोच के जाओ और 200 ऊपर खुल जाए, तो आपको चलेगा क्या? अगर इसका जवाब ना है, जो कि आई एम श्योर ज्यादातर केसेस में होगा ना, तो आप कुछ न करें, शांति से जो पोजीशन है उसे संभाल कर रखें। नई पोजीशन परसों बनाई जाएगी। ओके, ये तो होगी नहीं की बात। जो पुराने पाप है उनका क्या, ऑलरेडी जो पोजीशन खड़ी है उनका क्या, और फंसे हुए सब तरह के लोग, किसी ने 17,000 के नीचे निफ्टी बेची और किसी ने 17,200 के ऊपर खरीदी है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 16,800 16,900 का पुट लेकर हेज कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन है 17,300 17,400 का कॉल लेकर हेज कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी का, ताकि अनएक्सपेक्टेड मूव बढ़ाया किसी भी एक तरफ आ जाए। किसी भी तरफ हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर डाउ 1000 नीचे गिरता है तो 1000 बढ़ नहीं सकता, कभी भी उल्टा भी हो सकता है। हम होते हुए देखा भी है, और होते हुए देखा भी है। तो इसलिए शांति से कुछ ना करें वो बेहतर है, और जो किया कराया है उसको हेजिंग करके जाएं, पोजीशन कम रखें, रिड्यूस करके चलें, ज़्यादा बढ़िया। कहीं नहीं जा रहा, 2-4 दिन ट्रेड नहीं करें, कौन सा पार्ट टूट जाएगा वापस कर लेना। जब यही मार्केट है, कितने लोगों ने सोचा कि बहुत खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कभी हुआ नहीं हुआ, वापस से ऊपर। इसलिए सुबह आज बात कर रहे थे हम, गोदरेज का ताला थोड़ी लगने वाला बड़ा वाला, कुछ नहीं। देखो आज कहाँ खुले, जहाँ खुले वहां से वो लेवल ही वापस नहीं दिखा, लगातार ऊपर ही आए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शांति से अपनी पोजीशन को मैनेज करके चलें, बस सिंपल। बिल्कुल, तो पोजीशन मैनेज करें, कंपल्सिवली ट्रेड ना करें, थोड़ा हल्के रहें। कल आके फिर से देखेंगे, वेडनेसडे को आके देखेंगे क्या करना है इस समय। पर जय है हमारे साथ तैयार, 17,250 की कॉल उन्होंने खरीदाई है कैश के ऑप्शन में। पर देखते हैं जय का जैकपॉट क्या है इस समय। बताएं जय। जी दीपांशु, ओएमसीज में से बीपीसीएल का 370 का कॉल खरीदे, 10 रुपए 20 पैसे पर दी ये ट्रेड कर रहा है करीब। इसमें आज अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना शॉर्ट्स यहाँ पे देखने मिला उसका शॉर्ट कवरिंग के कारण लगभग 380 तक के लेवल्स आपको मिनिमम देखने मिलने चाहिए 1-2 दिनों में। ये मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा इमीडिएटली लगभग 4% के आसपास का, जिसके कारण ये जो 10 रुपए 20 पैसे वाला ऑप्शन जो है दीपांशु, वो ऊपर में पहला टारगेट इसका बनेगा 16.5 का, दूसरा टारगेट बनेगा 19 का, 16.5 19 ये दो टारगेट्स के लिए, और 19 मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, 20 पर तो डबल होता है। सो 19 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है आपको 6 रुपीज 80 पैसे पर, 6 रुपए 80 पैसे पर आप स्टॉप लॉस लगाए। बीपीसीएल का 370 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये तो रही डेरिवेटिव्स डेटा की बात, जो मैं शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। टेक्निकली दीप अगर आप देखें तो आज एक अच्छी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है, विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, और एक पैटर्न बेस पैटर्न में एंटिसिपेट कर रहा हूँ, विच इज एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अगर दीप यहाँ से जो रिकवरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर हो गई, तो आई थिंक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसका कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल जिस पर रखनी है नजर। एक और ऑयल एंड गैस से जुड़ा काउंटर गुजरात गैस, वागिल साहब इस पर देखें, पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज रिबाउंड है, और ऊपर जा सकता है क्या? तो हो सकता है, बट बाउंस के लिए प्ले करना ये माहौल में, मैं हालांकि बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं हूं, चॉपी मूव आ सकती है, तो बेटर अवॉइड ही करें। तो ये है आपके लिए गुजरात गैस जहां पर रखनी है नजर। बीपीसीएल पर अभी जय की खरीदारी की राय भी आपको आती हुई दिखी थी। तो पॉइंट ये है कि अच्छी रिकवरी के साथ बाजार डेज हाई पर क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। तो जिस तरह की आज शुरुआत हुई थी, 200-250 पॉइंट का आपको गैप डाउन दिख रहा था, पैनिक का माहौल था क्योंकि डाउ 950 अंक फिसला था फ्राइडे को, उस हिसाब से देखें तो बढ़िया रिकवरी के साथ बाजार क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ नतीजों का रिएक्शन है जिसने बाजार को अच्छा सहारा दिया है। इंडसइंड बैंक सुबह से एक्टिव रहा है, नतीजों के बाद 4% की तेजी आज आपने इंडसइंड बैंक में आती हुई देखी है, तो वो सुबह से ही मजबूत रहा है, इसने लेवल्स अपने गिव अप नहीं करे हैं। कोल इंडिया में मिडल ऑफ द डे अच्छा रिवर्सल आया, आईटीसी ने सहारा दिया, एचडीएफसी नतीजों के बाद तेजी में आया, एचडीएफसी बैंक से आपको सहारा मिला, टाटा स्टील नतीजों से पहले काफी एक्टिव रहा।
सुबह हमने देखा सिर्फ 2 निफ्टी स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव खुले थे, उसके मुकाबले देखें तो 15 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। तो एटलीस्ट कुछ दिग्गजों के सपोर्ट की वजह से स्पेशली आईटीसी, एचडीएफसी बैंक में जो एक्शन आया है उससे सहारा मिला है। टीसीएस एकदम सपाट बंद होते हुए दिख रहा है, पर गिरावट थी अपोलो हॉस्पिटल्स में 3.5% नीचे। ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प तीनों फिसले हैं। टाटा मोटर्स पर दबाव था। एशियन पेंट्स गिरा है आज। मारुति में हमने गिरावट आती हुई देखी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% नीचे था और इन्फोसिस में आपने करीब 1.5% की गिरावट देखी है। नतीजों के बाद विप्रो भी 2% फिसला है। इसलिए हमने देखा कि निफ्टी उतना अच्छी मूव नहीं दिखा पाया, बट बैंक निफ्टी से अच्छा सहारा मिला, स्पेशली एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस। बट आज के 2 स्टार्स थे। टाटा केमिकल 10.5% का उछाल, दमदार नतीजों के बाद। जीएचसीएल में भी हमने अच्छा ही एक्शन बनते हुए देखा, अगेन नतीजों का इंपैक्ट। और कैनफिन होम्स 8% ऊपर, ये काउंटर रहा। जी एंटरटेनमेंट में थी खरीदारी। टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोरोमंडल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडियन होटल्स, पेट्रोनेट, ऑरो फार्मा, लॉरस लैब्स, पावर ग्रिड, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने बढ़िया खरीदारी बनती हुई देखी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 10% की बड़ी गिरावट इस पर आई। शाओमी पर ईडी ने एक्शन लिया है, 5,500 करोड़ के एसेट्स को जब्त किया गया है। इसकी वजह से डिक्सन टेक आज का टॉप लूजर रहा। आरती इंडस्ट्रीज में 5% की गिरावट। एस्ट्रल पेंट सेगमेंट में ये जारी है, 200 करोड़ की इन्होंने एक्विजिशन करी है, उसका इंपैक्ट काउंटर में देखा लगभग 4.5% नीचे। मेट्रोपोलिस, परसिस्टेंट, मदरसन, भारत फौज, एम्फोसिस, एल&टी फाइनेंस, एल&टी टेक, एबी कैपिटल, कुछ और काउंटर्स जहां पर मोमेंटम आपको फिसलते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहाँ कैश मार्केट की तरफ आइए। यहाँ पे कई सारे काउंटर्स थे जहाँ पर आपने बड़ी बड़ी मूव्स आती हुई देखी हैं। सबसे पहले तो अंबर एंटरप्राइजेस, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी की परेशानी थी उसका फायदा अंबर एंटरप्राइजेस को हुआ। अजंता फार्मा बोनस के लिए ये बोर्ड बैठक करने वाले हैं। गोदरेज एग्रोवेट, सोय मील इंपोर्ट को जो मंजूरी मिली है। वरॉक इंजीनियरिंग फ्राइडे की बड़ी मूव के बाद आज 4% की फॉलो ऑन बाइंग आपने देखी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, रेमंड, वीआईपी इंडस्ट्रीज और रूट मोबाइल जहां पर अभी अभी एक एक्विजिशन की खबर आपने आती हुई देखी। कुछ और काउंटर्स थे जहां पर अच्छी मूव दिखी। तो कैश मार्केट के काफी सारे स्टॉक्स एक्टिव रहे। सोलारा एक्टिव, इस पर रखिएगा नजर। एक्टिव की बात निकली है, 20% का निचला सर्किट इस पर आपने आते हुए देखा है, तो काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी। बट एमआरपीएल, एनएलसी इंडिया, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर बढ़िया खरीदारी देखी। जीई पावर, जो इन्होंने एक 850 करोड़ का ऑर्डर जीता है, उस पर भी एक्शन बनते हुए दिखा। तो अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही इवेंटफुल डे था। इंडेक्स के लेवल से भी देखें तो जबरदस्त रिकवरी बैंक निफ्टी पर, और 250 पॉइंट के गैप डाउन के बाद निफ्टी भी उतना खराब बंद नहीं सर, 17,000 बढ़िया बोला जाएगा, खराब नहीं, अच्छा है। सुबह कौन बोल सकता है इतना बढ़िया बंद होगा, तो हरे निशान में निफ्टी बैंक बंद हुआ है और बढ़िया सपोर्ट लेवल से घुमा है, तो फाइनली क्लोजिंग अच्छी। लेकिन फोकस तो पूरा सब परसों लौटेंगे तो LIC का LIC IPO पे बनेगा, बिल्कुल पूरा देश बाजार LIC में होने वाला है 4 मई को। लेकिन कल की छुट्टी में आपको LIC के IPO से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब अगर आपने सुबह देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। 11 बजे हमने शो किया था LIC IPO की पाठशाला। कल फिर से इस शो को आप देख सकते हैं सुबह 9:26 पर, यानी 9:30 बजे, दोपहर 2 बजे 1:56 पर, और रात को 9:30 बजे। ये 3 शो आप फिर से LIC IPO की पाठशाला का देख सकते हैं। और अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जवाब मैं दे रहा हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है, तो अगर आपके जवाब कोई सवाल है तो #LIC IPO with Z, जो कि सुबह ट्रेंड भी कर रहा था ऑल इंडिया बेसिस पे, बिल्कुल आप ये हमें लिख के भेज दें। हम इनमें इस हैशटैग से सेलेक्ट करके जो भी लोगों के सवाल है उसके जवाब में देते जाऊँगा। तो LIC IPO पे आपका कोई भी सवाल है, और पहले बता दूं, आसान वाले मत पूछना, मुश्किल वाले पूछना। आसान वाले सब बता चुका हूँ, मुश्किल वाले भी बताए, ऐसा नहीं मुश्किल वाले नहीं बताए, पूछ के मेहनत करके। लेकिन अब भी आपके अगर पहले LIC IPO की पाठशाला देख लीजिए, उसमें अगर आपको लगता है आपका सवाल कवर नहीं हुआ तो फिर मुझे ट्वीट कर दीजिए, हम बाकी सवालों के जवाब भी दे देंगे। कल है बाजार बंद, लेकिन इसका मतलब बाजार बंद होने का मतलब नहीं, लेकिन बहुत बड़ी चीज जो है वो है अक्षय तृतीया का दिन। और कल का दिन है सोने चांदी के नाम। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी, गाड़ी, घर, जो मतलब अच्छी चीज आप करना चाहें लाइफ में। और एक और चीज है दीप। एक बहुत अच्छी चीज होती है जो अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त की जाती है। क्या 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 किसी को अंदाजा है? जरा बताइए, देखो कौन, किसी को अंदाजा है? अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसी चीज है बिना मुहूर्त की जाती है। कौन? कुणाल जी बता रहे हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, शादी की जाती है अनिल जी, तो शादी का मुहूर्त है अनिल जी। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मेरी तो हो चुकी है।
अनिल जी, आपके बगल में जो लक्ष्मण महोदय बैठे हैं उनके लिए अनिल जी। अक्षय तृतीया के दिन दीप हमारे माना जाता है। मुहूर्त के बिना? हाँ, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ काम करना हो उसके लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर साल में किसी एक दिन शादियां होती है तो अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, सबसे ज्यादा शादियां अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, ये फैक्ट है। ठीक है कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच, मैसेज डिलीवर्ड। फाइनल क्लोजिंग 17,065 के आसपास हुई थी, 17,069, और बैंक निफ्टी 36,175 का जो लेवल था वहां पर क्लोजिंग 36,163 पे। परफेक्ट क्लोजिंग लेवल्स पर चौथी बार लेवल को रिस्पेक्ट किया, डाउनसाइड लेवल्स। एब्सोल्युटली। तो अच्छी रिकवरी, और आखिरी आधे घंटे में देखिए 3 बजे के बाद जो रिकवरी आई, एक वहीं पर हरियाली है, बाकी सब फ्राइडे का उल्टा हो गया। फ्राइडे का उल्टा हो गया, एग्जैक्टली। तो आइए ये सारा एक्शन और एक्शन बताने के लिए आगे तैयार कमोडिटीज का मटेरियल। इससे पहले वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी, जय ठक्कर साहब, आशु सर और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल छुट्टी के दिन ढेर सारा गोल्ड खरीदे, और जिन जिन दोस्तों को, जिन जिन को पैनलिस्ट को, जिन जिन एंकर्स को आप सिक्के वगैरह गिफ्ट करना चाहें जो पुराने आपके कई जमाने से बाकी हो, उसके बारे में विचार करें। पुराने वादे भूल गए। गोल्ड के दाम सस्ते हुए हैं, एंजॉय कीजिए। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और हमारे सभी दर्शकों को।